Assalamu alaikum, good morning. Assalamualaikum, good morning everybody. You're watching Jio Pakistan with Huma and Abdullah is here. क्या हाल है? ठीक है. प्लीज बताएं क्या हो रहा था, क्योंकि मुझसे पूछते रहे हैं लोग where you are and I knew where he was but भाई ख़बर ये है कि I've been blessed with a daughter अल्हम्दुलिल्लाह और ज़रा उस सिलसिले में मसरूफियत थी, लेकिन साथ साथ 2 दिन से तबीयत बहुत ख़राब थी. मैं आपको 2 दिन पहले ही ज्वाइन कर लेता, लेकिन शदीद वो अस्पताल में 2 दिन रहा, 3 दिन रहा. वहाँ से कोई शदीद वायरल फ्लू कैच कर लिया और बहुत ही शदीद नज़ला एंड खांसी वाला सिलसिला था. फिर कोविड टेस्ट कराया, वो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक आया, हाँ रैपिड टेस्ट. एंड देन आई केम बैक टू वर्क, लेकिन साथ ही तबीयत बिगड़ी और तबीयत एक वीडियो मैंने देख ली, उसकी वजह से और ख़राब होना शुरू हो गई. वो शहरियार आफरीदी वाली अमेरिका की वीडियो. तो वो जो हमने जिक्र नहीं किया वो था, अमेरिका की सड़कों पे जो करते फिर रहे, वो देख के तो मुझे मतली और घबराहट शुरू हो गई ना. काफी तो क्रिंज सीन हाँ, वो क्रिंज भी शर्मा जाए वाला सीन था. माशाल्लाह वो क्रिंज नहीं था. अच्छा, हमने टू बी ऑनेस्ट मैंने इसलिए इस बारे में बात नहीं की थी, ऑल्दो आई डिड ट्वीट अबाउट इट, क्योंकि अब वो इतनी क्रिंजवर्दी बात है, सुबह से वो बात करेंगे और वो मतली टाइप सिचुएशन होगी, तो लिहाजा क्या बात करनी, छोड़े जाने दें उस चीज़ को. लेकिन आपने अपना इस बीमारी में थोड़ा सा अपना कोविड टेस्ट भी करवा लिया, तो मैं ज़रा फिगर्स भी बताना चाहती हूँ. और आपको हंसी क्यों आ रही है? वैसे ही वो वीडियो जहन में आती है ना मेरे, तो ना सोचे ना, अच्छी सोचे. सुबह हमने अच्छी बातें करनी है, लेकिन आपको बता दें मेरा ख्याल था कि वो कौन ज्यादा मजे का खेज वीडियोस बनाते हैं, उमर अकमल या शहरियार आफरीदी. मुकाबला है सही कांटे का. कोविड की जी फिगर्स आर गोइंग डाउन अल्हम्दुलिल्लाह, और पॉजिटिविटी रेट आपको बता दें 4.56. कल परसों भी मैंने आपको बताया था 5 से हम नीचे जा रहे हैं और हमें 5 से नीचे जाते जाते 0 पे लेके आना है. न्यू केसेस अगर देखें पिछले 24 घंटों में नए केसेस हैं 2333. ये भी फिगर ज़रा कम की तरफ है, ऑल्दो क्या ही बात हो कि ये भी ख़त्म हो जाए. और अम्बात अनफॉर्चुनेटली जो अफराद इंतकाल कर गए हैं वो फिगर है 47. सो एक भी होना तो दैट इज टू मच. कल आई वाज रीडिंग काफी अरसे बाद, इनफैक्ट 2 महीने बाद पाकिस्तान में 2000 से कम केसेस रिपोर्ट हुए थे कल परसों में किसी एक दिन, लेकिन अब फिर 2000 से ऊपर है. खैर नंबर्स आर गुड. ऑन द कॉन्ट्री डेंगू वायरस बहुत शदीद तरीके से फैल रहा है, लोग मुतासिर हो रहे हैं. मेरे कितने जानने वाले मुतासिर हो चुके हैं. तफसीली बात की थी, तो प्लीज़. और डेंगू में जो हुकूमती किरदार होता है एज स्प्रे वगैरह वो तो है ही, लेकिन आपने अपनी भी प्रिकॉशन करनी है. घर में किसी भी जगह पानी खड़ा ना होने दें. मगरिब के टाइम आप बिल्कुल बाहर ना जाएं. फुल आस्तीनों वाले कपड़े पहन के ज़रा आउटडोर जाने की कोशिश करें. सो यू हैव टू बी केयरफुल. प्रिकॉशंस हैं, इसमें तो कोई वैक्सीन इन्वॉल्व नहीं है ना, ये तो आप कर ही सकते हैं. तो लिहाजा जहाँ हम लड़ाई कर रहे हैं कोविड के साथ, डेंगू तो इज़ रियली इन योर हैंड्स इन द सेंस कि आप इससे बचाव अपना कर सकते हैं अगर ये जो 2-4 चीज़ें अब्दुल्ला ने भी बताई हैं, और अगर हुकूमत स्प्रेज वगैरह भी करा दे, जो इतने सालों से हमारा एक प्रोटोकॉल रहा है, सिलसिला चल रहा था. बिल्कुल. सो लेट्स गेट बैक टू दैट एज वेल. बहुत सी बातें करनी है. बाय द वे वी हैव टू टॉक अबाउट क्रिकेट एज वेल, एंड देयर इज सम म्यूजिक इन द शो, लाइव म्यूजिक इन द शो एज वेल. काफी हम बाय द वे आप नहीं थे, लेकिन हम लाइव म्यूजिक दे रहे हैं. जी, मैं आपको देखता रहा और घर पे बैठ के एंजॉय करता रहा, महसूस होता रहा. तो इनका फार्मूला तो बन गया, अभी कार्डी बनानी है. मुझे पता था कि यही बात होनी है, लेकिन हमने ये बातें नहीं करनी है ना. ये उस बेचारी से भी थोड़ी सी गलती हुई थी और उन्होंने कह भी दिया. हाँ वैसे ही, लेकिन ये पूछूंगा जरूर कि इसमें एक ही बंदा आ सकता है अभी, क्योंकि इनिशियल मॉडल है, क्योंकि अभी तो फॉर्मूला है ना, अभी पूरा बन रहा है. अच्छा, हम ये मजाक नहीं कर रहे. इंशाल्लाह जब ये अभी आएंगे थोड़ी देर में, तो इनसे हम जरा सीरियस बातें करेंगे इस किस्म की नहीं. लेट्स टॉक क्रिकेट राइट नाउ. और फुट नोट में बीच में दे दूं अब्दुल्ला, आपका ये म्यूजिकल चेयर्स जो है ना, ये साथ साथ हमें सुनाई भी दे रहा है. तो आई एम हैविंग माय जोशाना राइट नाउ. प्लीज हैव दैट एंड आई विल टेल यू व्हाट्स गोइंग ऑन. जी, पाकिस्तान क्रिकेट मुश्किल सूरत हाल से 2-4 है. न्यूजीलैंड के बाद इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने भी सिक्योरिटी को जवाब बनाया और दौरा पाकिस्तान मंसूख किया. मुल्क में इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी की जो उम्मीद बंधी थी हमें बिल्कुल टूटती नजर आ रही है. पाकिस्तान ने किसी तीसरे मुल्क में सीरीज खेलने से साफ इनकार कर दिया है. वुज़रा का कहना है कि वजीर आज़म इमरान खान ने अमेरिका को फौजी अड्डे देने से इनकार किया था, और यही एब्सोल्युटली नॉट गैर मुल्की टीमों का जो दौरा पाकिस्तान मंसूख होने की वजह भी बनी है. इनका कहना है वो जो एब्सोल्युटली नॉट टर्म था ना, बड़ा फेमस एक दफा जो वजीर आज़म ने एक फॉरेन जर्नलिस्ट उसके बाद तो ये तो एक तफसील सामने नहीं आई थी कि अमेरिका ने आज सच बरबला कोई बाकायदा फॉर्मल रिक्वेस्ट भी नहीं की थी. ये तफसील आई थी बाद में, क्योंकि वो पहले एब्सोल्युटली नॉट हो गया था. बट कहने का मतलब है इस वक्त क्रिकेट से जो जोड़ा जा रहा है, तो ये बेसिकली इसको जियोपॉलिटिकल इशू के तौर पर पेश किया जा रहा है, और मोस्ट लाइकली है भी ऐसा ही. चेयरमैन पीसीबी ने रमीज राजा ने कहा कि अब ऑस्ट्रेलिया भी दौरा खत्म करने के लिए पर तोल रहा है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किसी के पीछे नहीं भागेगा.
अभी ऑस्ट्रेलिया भी जो है वो पर तोल रहे हैं। सो ये एक्सपेक्टेड था। एक दफ़ा जब ये इस तरह की सिचुएशन डेवलप होती है तो ये एक दूसरे को बैक करना शुरू कर देते हैं। ब्रिटिश हाई कमिश्नर है, उनका भी स्टांस बड़ा अच्छा था। वो कह रहे, ऑब्वियसली वो कह रहे हैं इंडिपेंडेंट बॉडी है, मगर कह रहे हैं हमारी तरफ से सिग्नल है, ग्रीन सिग्नल है, गो अहेड। बिटवीन द लाइंस एग्री कर रहे थे कि ये जो थ्रेट परसेप्शन था जो न्यूजीलैंड का, वो ये भी उनके ख्याल में कि उनका जो थ्रेश होल्ड है ऐसे मामलात में न्यूजीलैंड का वो 10% है कंपेयर टू बाकी कंट्रीज। इनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज या सिक्योरिटी एजेंसीज के बंदे भी साथ ट्रेवल करें, क्योंकि अभी एक न्यूट्रल एजेंसी का बंदा था जो कि एक क्रिकेट बोर्ड्स हायर करते हैं, और उसके मुताबिक बाय द वे इतनी टॉप सिक्योरिटी दुनिया के किसी और स्पोर्टिंग इवेंट में नहीं होती, फुटबॉल इंक्लूडेड, फार्मूला 1 इंक्लूडेड। अच्छा जी, रमीज राजा जिनका जिक्र कर रहे हैं, ब्रिटिश हाई कमिश्नर क्रिश्चियन टर्नर ने इंग्लैंड टीम का दौरा पाकिस्तान मंसूख होने पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि ये फैसला इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड का है और वो खुद मुख्तार इदारा है, जिस तरह की रमीज राजा भी अभी बता रहे थे। जरा सुन ले क्रिश्चियन टर्नर ने क्या कहा। The main thing I think I need to be clear on for your viewers is that this was not a decision that the British High Commission had to lock us in. This was for the England and Wales Cricket Board, which of course is an independent body. And critically, we did not advise against this tour on security grounds. We were happy for the tour to go ahead, and indeed, if you look at our travel advice, which is the main thing that we use to advise British nationals, that has been clear. There has been no change that we see to the threat in Pakistan. What it seems clear to me from their statement and my conversations with them is the players, had a concern, and their main reason that they cite is player welfare. सो दिस इज़ अ वेरी मच पॉलिटिकल डिसीजन, क्योंकि अगर यहाँ के हाई कमिश्नर ये कह रहे हैं कि ट्रैवल एडवाइजरी बिल्कुल सेम है, कोई थ्रेट अलर्ट नहीं है, तो आई वंडर कि किन ग्राउंड्स और किन बेसिस के ऊपर फिर दौरा मंसूख किया गया है। खेलने से चंद मिनट पहले चली जाए तो फिर वो उस मुल्क की एक अपने ट्रैवलर्स के लिए, अपने टूरिस्ट जो वैसे ट्रैवल कर रहे होते हैं उनके लिए भी एक एडवाइजरी आ जाती है कि मत जाइएगा। कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, ना यूके की तरफ से ना न्यूजीलैंड की तरफ से, तो लिहाजा ये सिर्फ स्पेसिफिक टू क्रिकेट है। पाकिस्तान के दौरे पर आने वाली न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के कप्तान टॉम लेथन का कहना है कि पाकिस्तान में दौरे का इख्तिताम मायूस कुन था। दौरा ख़त्म होने के बाद भी पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ ने बहुत ख्याल रखा। और आपको बताएं कि पाकिस्तान की मनसूखी पर बरतानवी सहाफ़ी जॉर्ज डोबेल ने कहा कि इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के दोहरे मयार की वजह से इंग्लिश क्रिकेट दोस्तों से महरूम हो जाएगा। ECB के रवैये ने क्रिकेट में कौमों के दरमियान फासले बढ़ाए, हालांकि बिल्कुल इसका ऑपोजिट ही होना चाहिए। असूलन बरतानवी दफ्तर खारजा ने ट्रैवल एडवाइजरी नहीं बदली थी, मगर दौरा मनसूख कर दिया गया। सिक्योरिटी मामलात फैसले की वजह नहीं थे। 2017 चैंपियंस ट्रॉफी जारी थी कि लंदन हमले में 11 लोग हलाक जबकि 48 जख्मी हो गए थे, आपको याद ही होगा। मगर उसके अगले दिन पाकिस्तान और इंडिया का मैच हुआ था, इफ यू गाइस रिमेंबर, और उस वक्त हर कोई कह रहा था कि ऐसे बुज़दिलाना हमलों के आगे हम नहीं झुकेंगे। लेस्टर और लंदन में जिंदगी जारी रखना अहम है तो लाड़काना और लाहौर में भी जिंदगी की रवानी उतनी ही अहम है। बरतानवी सहाफ़ी पीटर ऑब्रॉन ने भी दौरा पाकिस्तान मनसूख करने पर इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। और साथ ही आपको बता दें कि साबिक कप्तान यूनुस खान का तमाम मामले पर कहना है कि रमीज राजा बातें कम करें, अब काम करने का वक्त है। वर्ल्ड कप T20 में न्यूजीलैंड से खेलना या ना खेलने पर गौर करना चाहिए। एग्जैक्टली यही मैं बात उनके लिए कह रहा हूँ कि देखिए, एक कमेंट्री करना, एक यूट्यूब पे बात करना और फिर एक चेयरमैन के हैसियत से बात करना बहुत फ़र्क है। अब आपको भी डेस्क के पीछे जाके बात करनी है, बहुत सारी चीज़ें आपने सर मारना है। टेम्परामेंट आपका भी बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अब आप एक चेयरमैन हैं। बहुत सारी कंट्रोवर्सीज़ में वो इन्वॉल्व हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर चुके हैं, वो बहुत ज़्यादा बातें कर चुके। जो मैं मना कर रहा हूँ, मेरी सजेशन है उनको कि इस वक्त कंपोज हो, काम हो और जो करना है वो करें, बातें थोड़ी कम करें। मिस्टर यूनुस खान तो एक एक्सपर्ट है, लेकिन एज अ लेमैन पाकिस्तानी, एज जस्ट एन आर्डेंट क्रिकेट फ़ैन, मैं जब रमीज़ राजा के बयानात देख रहा हूँ तो आई वाज वंडरिंग कि whatever he is saying उनकी पोस्ट से मुताबिकत नहीं रख रहा। Probably he is overreacting and he is not keeping his calm. So as वो बिल्कुल मैट्रिक के बच्चों वाली लड़ाई के बाद नहीं आप रिएक्ट करना शुरू कर देते, तो उस तरह के कुछ मुझे बयानात लग रहे थे। पहले रोल था, कहने का मतलब है वो चेयरमैन बन गए तो बड़ा नाप तोल के उनको बड़ी कैलकुलेटेड बात और कम बात करनी चाहिए। He is the head of an executive body. He should act like one और बिला वजह लड़कों पे प्रेशर भी ना दें कि अब हमने दुनिया ने हमारे साथ मना किया है तो हम जीत के ये
दिस इज़ नॉट अ स्कूल। अच्छा, तो फिर एक दफ़ा फिर आपको बता दें कि नए नवेले चेयरमैन पीसीबी रमीज़ राजा, जिनकी हम बात भी कर रहे हैं, जिन्हें सिर्फ ओहदा संभाले 8 दिन हुए हैं, उनको यकीनन बड़ी मुश्किल सूरत हाल का सामना है। आई एम श्योर ही वुड नॉट हैव एक्सपेक्टेड दिस एट ऑल। और उनके बयानात से तो अंदाज़ा हो रहा है कि उनकी अप्रोच काफ़ी जारहाना है। गैर मुल्की टीमों के दौरा पाकिस्तान से इनकार का मुल्क को यकीनन ना तलाफी नुकसान पहुंचा है। अब देखना है कि पीसीबी और हमारी हुकूमत के पास क्या ऑप्शंस रह गए हैं, और तलाफी की बातें तो हो रही हैं, लेकिन बहरहाल ये मंजिल सर करना भी कोई आसान बिल्कुल नहीं होगा। एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर डूइंग एट द मोमेंट। इस सारी सूरत हाल में हमारी टीम पे भी अनड्यू प्रेशर डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो अनड्यू प्रेशर में हमें पता ही है कि हमारे लड़के फिर ज़रा बुखलाहट का शिकार हो जाते हैं। आकिब जावेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक टेस्ट क्रिकेटर। बहुत शुक्रिया आकिब साहब। आकिब भाई, इंग्लैंड का दौरा मनसूख होना यकीनन हम सबके लिए धचका है, हमें अफसोस है, लेकिन जाहिर है इसके और बड़े पॉलिटिकल जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स हैं, सिर्फ क्रिकेट नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट के लिए भी नुकसानदेह है, ब्रॉडकास्टर्स के लिए नुकसानदेह है। आपकी क्या इत्तलात है? यू मस्ट हैव फ्रेंड्स, क्या किया? अगर कोई ट्रैवल एडवाइजरी ऐसी नहीं थी तो इंग्लैंड का ये फैसला क्यों सामने आया? यकीनन पाकिस्तान के लिए तो ये जो एक हफ्ता है पिछला बहुत ही बुरा गुजरा क्रिकेट के हवाले से, और वैसे भी जो 2009 से अब तक पाकिस्तान ने इतनी मुश्किलों से क्रिकेट को वापस लाए, पाकिस्तानी एजेंसी जो है उन्होंने अंत तक मेहनत की, और अचानक से हम वापस फिर एक न्यूजीलैंड की, मैं समझता हूँ कि एक छोटी सी गलती की वजह से हम फिर वापस 2009 में ना चले जाए। क्योंकि बात ये है कि ये जो वाइट ब्लॉक है उसमें जैसे ही न्यूजीलैंड गई तो इंग्लैंड ने भी इनकार कर दिया, और ऑस्ट्रेलिया भी आपको इशारे दे रहा है कि जी हम नहीं आएंगे। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत नुकसान है, और पाकिस्तान की इमेज के लिए बड़ा नुकसान है, क्योंकि 2009-10 में तो चले हालात अच्छे नहीं थे, दहशतगर्दी थी, नजर भी आती थी, लेकिन अब जो हर चीज सेट है, हर चीज इज अंडर कंट्रोल, देन वो जो न्यूजीलैंड हमारे साथ करके गया है, और उसके ऊपर वो बेशर्मी ये मुझे लगती है कि आप बता भी नहीं रहे कि वो थ्रेट क्या थी, किसने दी, उससे शेयर भी नहीं करना चाह रहे हमारी एजेंसियों से, तो इसको कैसे फिर आप जस्टिफाई कर सकते हैं? ये सवाल हमने भी बहुत बार उठाया कि एटलीस्ट शेयर द थ्रेट, हमें भी पता चले कि वो थ्रेट क्या था जो किसी आप ही को आया, हमें बिल्कुल नहीं आया। अच्छा आकिब, ये ज़रूर बताइएगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और हुकूमत का फैसला है कि इंग्लैंड न्यूजीलैंड को आईसीसी और जहाँ जहाँ भी मुमकिन हुआ चैलेंज करेंगे, ये सोचा गया है, और अपनी होम सीरीज़ किसी तीसरे मुल्क में कराने का भी सवाल ही पैदा नहीं होता। मतलब खासे जारहाना अंदाज में इस इशू को हैंडल किया जा रहा है। तो आप समझते हैं कि ये ठीक अप्रोच है, इसी तरह ही होना चाहिए? देखिए बिल्कुल ठीक अप्रोच होगी, क्योंकि तब जो 2009, 10, 11 की मैं पहले भी कहा, वहां हमारे पास उतना कॉन्फिडेंस नहीं था। अब हमारे हालात यकीनन ठीक है, और पाकिस्तान एक पुरअमन कंट्री है, तो फिर हम कैसे इनकी ब्लैकमेलिंग में आ जाएं? जब पाकिस्तान उधर जाता है, इंग्लैंड में जाता है, न्यूजीलैंड में जाता है, तो फौज के अंडर उन्होंने जो हमारे प्लेयर्स हैं उनको 20-20 दिन जो है क्वारंटीन में रखा, और सख्त से सख्त उनके ऊपर इम्प्लीमेंट किए लॉज। तो जब आप हमारे पास आते हैं, वी आर द बेस्ट होस्ट, और ख्याल भी करते हैं, और लेकिन जब आपकी बारी आती है तो आप एक मिनट में आंखें फेर लेते हैं। तो आई थिंक पाकिस्तान का स्टांस ऐसा ही होना चाहिए, और इसी तरह से टिट फॉर टैट के लिए उनको भी रेडी रहना चाहिए, और प्रेशर पूरा डालने के जी हम ये कैसे हो सकता है कि आप हमें वो थ्रेट लेवल बताएंगे नहीं, क्यों नहीं बताएंगे? अगर बताएंगे नहीं तो हम कैसे साबित करें कि वो ठीक था या गलत था? और इंग्लैंड के लिए भी स्टांस यही होना चाहिए, खेलना है तो पाकिस्तान में खेलो, नहीं खेलना तो फिर ना। अच्छा आकिब भाई, एक तासुर ये भी बताया जा रहा है कि पाकिस्तान दुनिया की टॉप टीम बन जाए तो बाकी टीमें खुद ही हमारे साथ खेलने के लिए बेताब हो जाएंगी, बेचैन हो जाएंगी। आपको लगता है इन सारी बातों से या इस चीज़ से फ़र्क पड़ेगा? देखिए उसमें आपके जो इंडिया ने क्या किया है, वो आईपीएल को इतना बड़ा बना दिया, वो वहां तो नेशनल टूर छोड़ के लोग आईपीएल में जा रहे थे, और न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की टीमों के साथ नहीं आ रहे थे। तो यही तो वजह है कि पाकिस्तान को अब यही करना पड़ेगा, एक सुपर पावर बनना पड़ेगा, अपने क्रिकेट को बढ़ाना पड़ेगा, अपने जो स्टेक्स है उसमें पैसा लाना पड़ेगा, और फिर आपको इनकार ना कर पाए। और पाकिस्तान जितना बड़ा मुल्क है, जितनी रिच हिस्ट्री है क्रिकेट की, ये पाकिस्तान ये कर सकता है अगर सही जगह फोकस किया जाए तो।
बहुत बहुत शुक्रिया आकिब जावेद। और बड़ी कौम के भी वैसे तो यही तासुरात हैं जो आपके भी हैं। बड़ा ही कंफ्यूजिंग किस्म की बात है। ठीक है, एक को थ्रेट आया न्यूजीलैंड को, दूसरी टीम ने उसके थ्रेड पे अपनी डिसीजन ले ली। वाई? और ख़ास तौर पे सारे यही बार बार रिपीट कर रहे हैं। और एक दफ़ा दोबारा याद दिला दें, जिन कंडीशंस में हमने जाके उनके मुल्कों में खेला है, क्रिकेट खेली है। और अगर आप पूरी पूरी डिटेल्स पढ़े ना, अभी जो ख़ास तौर पे यूके के सहाफ़ी लिख रहे हैं, हमें तो बहुत सी चीज़ें पहुँचती भी नहीं है इधर कि किस तरह उनको हमारे प्लेयर्स को उधर ट्रीट किया जाता है। आई एम नॉट सेइंग कि बिल्कुल ही थर्ड क्लास ट्रीट कर देते हैं, लेकिन जो वादे किए जाते हैं ना कि जैसे आपको 5 स्टार होटल में रखा जाएगा, फिर आप किसी और जगह ठहरा देते हैं और हम खामोशी देखिए क्राइस्ट चर्च पे आपको याद है वो जो इंग्लैंड की बात कर रही हूं, इंग्लैंड की बात करें, न्यूजीलैंड में क्राइस्ट चर्च में आपको याद है जो हमला हुआ था। मतलब है कि इमेजिन कि हमारे प्लेयर्स वहाँ टीम मौजूद थी, वहाँ मुतासरीन से जाके उन्होंने मुलाकात की थी और जैसे कहते हैं ना चंद मिनट्स के फासले से, वक्फे से ये लोग बचे थे। उस मस्जिद में कितने ही हमारे प्लेयर्स, स्टाफ जो है वो नमाज पढ़ने के लिए जा रहे थे। एंड सो देयर वाज अ केओस। और जब उनके इतने मुश्किल वक्त में पाकिस्तान उनके साथ खड़ा हुआ। अभी भी इनकी पुरानी ट्वीट्स वगैरह निकालें आप, तो जिसमें वो पाकिस्तान का शुक्र अदा कर रहे हैं कि आप आए और इतने चैलेंजिंग सर्कमस्टेंसेस में आप आए। तो अब क्या हो गया जब आपके रेसिप्रोकेट करने का टाइम आया और तब तो हालात बेहतर भी हो गए हैं, अब तो वो चैलेंजिंग सिचुएशन भी नहीं रही, तो आप ऐसे मुकरे हैं। खैर अच्छी, ये सिर्फ हमारा ही बाय द वे कहना नहीं है, आपको साथ साथ ये भी बताएं कि इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड पर तनकीद का सिलसिला जारी है और मोतबर बरतानवी सहाफ़ी और साबिक खिलाड़ी भी अपने बोर्ड के फैसले से बिल्कुल ही नाखुश हैं और वो भी बहुत कुछ वोकली बहुत कुछ कह रहे हैं। इंग्लिश क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान और मारूफ कमेंटेटर माइकल अथर्टन भी अपने बोर्ड पर तनकीद किए बगैर ना रह सके हैं और उनका कहना है कि इंग्लैंड पाकिस्तान का वाजिबुल कर्ज नहीं उतार सका और इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने सिर्फ एक बयान जारी करके गलत किया है। वाजिबुल अदा कर्ज नहीं उतार सका, इंडीड नहीं उतार सका। वबा के दिनों में पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ ने इंग्लैंड का दौरा करके सखावत दिखाई थी जब इंग्लैंड में पीक पे था ये कोरोना वायरस का सिलसिला। दौरा पाकिस्तान मंसूख करने का फैसला दौरा जनूबी अफ्रीका की दस्तबरदारी और मैनचेस्टर की मनसूखी से बदतर है। पाकिस्तान का गुस्सा काबिल फ़हम है, ये बताया जा रहा है, ये कहा जा रहा है। और दौरा पाकिस्तान मंसूख करने पर इंग्लैंड की साबिक ख़वातीन क्रिकेटर्स भी पाकिस्तान में हक में बोल पड़ी हैं। इंग्लिश विमेन टीम की साबिक कप्तान शार्लेट ने विमेंस टीम के दौरे पाकिस्तान की मनसूखी पर मायूसी का इजहार किया और मेंस टीम के लिए दौरे में आइडियल तैयारी ना हो, मगर विमेन टीम के लिए दौरा बहुत अहम था, वर्कलोड का बहाना बनाया गया। ये सारी बातें की हैं और वर्कलोड का भी बहाना बनाया गया, मतलब बहुत सी चीज़ें इन्होंने बताई। इंग्लिश विमेंस टीम की साबिक खिलाड़ी एवनी रेनफर्ड ने कहा कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के बयान से वाज़ेह है कि सिक्योरिटी का इशू नहीं था। उधर भी पता है कि कोई ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान ने कोरोना के दौरान अपने बेहतर हालात से निकल कर हमारी मदद की। ये यहाँ मैं आपको फुटनोट डाल दूंगी, हमारे हालात उस वक्त बहुत बेहतर थे, इनके इंग्लैंड में बहुत बुरे हालात थे, पीक पे था कोविड और उसमें भी हमारी टीम वहां गई और इनका भी यही कहना है कि हमारी मदद के लिए ये आए और अब इसका जवाब देने का मौका था तो हमने ये किया। You know, it would be really sad मैं जरूर दिखाना चाहती हूँ अब्दुल्ला इधर, बिकॉज मुझे बड़े दिल को वो लग रही थी। एक वायरल भी हुई है ये ट्वीट दोबारा, जहाँ ये पिछले साल की है 2020 2 सितंबर। मैसिव रिस्पेक्ट एंड थैंक्स टू पाकिस्तान फॉर कमिंग ओवर इन दीज एक्स्ट्राऑर्डिनरी टाइम्स। मतलब ख़त्म होने के बाद इस तरह से पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया था, हमें भी ये शुक्रिया अदा करने का मौका देते। इट वुड बी रियली सैड कि अगर आज 2021 में भी क्रिकेट वो एक कलर एंड नॉन कलर वाले डिवीजन में बट जाए। आपको पता है ना, और अगर आप आगे अभी इंसिस्ट करें कि ऐसा नहीं है तो प्रूफ करें ना, बातों से क्या होना है। इंग्लैंड का, चलो न्यूजीलैंड को हम क्या कहें, वो तो आके मैदान में खड़े होकर उन्होंने कहा नहीं हमने नहीं खेलना, हम जा रहे हैं। इंग्लैंड को क्या हुआ? इस फार्मूला कार का हम तस्करा कर रहे थे जिसके बड़े चर्चे थे पिछले दिनों। उन्हीं बच्चों उसी फार्मूला कार को डिज़ाइन करने वाली एक टीम से हम मुलाकात करेंगे। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि बच्चे ग्रेजुएट होते रहते हैं, पास आउट होते रहते हैं और फिर जो न्यू रिक्रूट्स होते हैं इन द यूनिवर्सिटी, दे आर असाइंड विद द सेम टीम और वो उस कार पे डेवलपमेंट जारी रखते हैं, अपग्रेड और सब कुछ। खैर इसकी डिटेल तो ये देंगे, लेकिन जो आप जिक्र कर रहे हैं एक दफ़ा फिर आपको बता दें कि साइंस और इंजीनियरिंग के मैदान में पाकिस्तानी स्टूडेंट्स दुनिया भर में मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं और पाकिस्तान की पहली फार्मूला
फार्मूला इलेक्ट्रिक रेसिंग कार बनाने वाली नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की टीम कई आलमी एजाज़ात हासिल कर चुकी है और हाल ही में नस्ट के फार्मूला इलेक्ट्रिक रेसिंग टीम ने बरतानिया में फार्मूला स्टूडेंट कंपटीशन में हिस्सा लिया। इंजीनियरिंग डिज़ाइन कैटेगरी में 60 से ज़ायद टीमों के मुकाबले में नस्ट की टीम ने तीसरी पोजीशन हासिल की। सोच लें ज़रा, जो कि ऑब्वियसली पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा एजाज़ है और कौम का सर जो है वो फ़ख्र से बुलंद भी किया है और बहुत ही ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। आज जियो पाकिस्तान के मेहमान हैं। लेट मी इंट्रोड्यूस देम टू यू। इस्माइल इकबाल इज़ विद अस एंड ऑल्सो सानिया मजहर। सानिया मजहर एंड इस्माइल इकबाल हमारे साथ हैं। सो लेडीज फर्स्ट, सानिया, वैसे तो ये दकियानूसी सवाल है, अब तो women are almost there in every field, they are doing everything. वैसे I protest to this सवाल। हाँ, नहीं, मैंने इसीलिए इसका डिस्क्लेमर दिया है, लेकिन आपका भी शौक था ये, डिड यू हैव एन इंटरेस्ट इन कार्स एंड रेसिंग एंड दिस स्पोर्ट्स या फिर नहीं? देखिए ये प्रोजेक्ट ऐसा था that you wanted to be a part of. Well, it is quite, you can say, a myth that girls don't like these kind of things. Yes, I was interested in cars. Wonderful. And my department actually is marketing director. So I'm not exactly in the technical side, but yes, it is interesting. It is a really wonderful field. अच्छा, ये एक सवाल जो कि बहुत से लोग जब से ज़रा ये इस किस्म की बातें जो सामने आई हैं, क्योंकि एक फार्मूला कार की एक जिक्र भी हो रहा था, एक मीम भी बड़े बन रहे थे, तो हमने इस्माइल से पहले ही पूछ लिया था कि इस्माइल, सबसे पहले तो ये आप हमें बता दें कि ये जब आप लोग कोई प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं तो ऑलरेडी आइडिया आपके दिमाग में आ गया था कि जी हमने फार्मूला इलेक्ट्रिक रेसिंग कार बनानी है, या फिर बहुत से आइडियाज़ में से यू पिक अप समथिंग, या फिर आपको लगता है कि ज़्यादा पजीराई किस चीज़ की होगी, उस प्रोजेक्ट को लिया जाए? हाउ डज इट कम अबाउट? नहीं, सो डेफिनेटली जब मैं फाउंडिंग मेंबर्स की बात करूं तो दे हैड अ विजन कि हमें पाकिस्तान में कुछ नया करना है, पाकिस्तान में कुछ नया लाना है, एंड वी सॉ द फ्यूचर ट्रेंड्स। और अगर देखा जाए तो दुनिया भर में इलेक्ट्रिक रेवोल्यूशन आ रहा है और इस लिहाज में पाकिस्तान जो है काफ़ी पीछे रह गए, तो दे थॉट कि हम लोग पाकिस्तान की पहली फार्मूला इलेक्ट्रिक कार बनाते हैं एंड ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जिधर हम लोग इलेक्ट्रिक रेवोल्यूशन के बारे में लोगों को बता सकें और अवेयरनेस क्रिएट कर सकें। अच्छा, फार्मूला कार्स में द स्पीड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ऑब्वियसली डायनामिक्स इसके सारे जो हैं स्टैटिस्टिक्स और डायनामिक्स की हम बात कर रहे थे इससे पहले भी। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ रेगुलर फार्मूला कार जो हम फार्मूला 1 रेसिंग में देखते हैं, जो कि ज़ाहिर फ्यूल कंजप्शन करती हैं, और दूसरी ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैं, इलेक्ट्रिक फार्मूला कार्स, इसमें स्पीड का कितना डिफरेंस होता है? स्पीड का काफ़ी डिफरेंस होता है बिकॉज व्हेन यू टॉक अबाउट फार्मूला स्टूडेंट जिस कंपटीशन में हम लोग हिस्सा लेते हैं, सेफ्टी इज़ अ बिग कंसर्न, सो दे डेफिनेटली लिमिट द पावर। जो F1 में आप देखते हैं इट इज़ अनरेगुलेटेड, तो F1 में दे हैव मिलियंस ऑफ यूरोज इन बजट और हमारा बजट काफ़ी लिमिटेड होता है, सो उसकी वजह से भी परफॉर्मेंस में काफ़ी डिफरेंस आता है। अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में परफॉर्मेंस के हवाले से आपको बैटरी कैपेसिटी कैलकुलेट करनी पड़ती है, आपको देखना पड़ता है कि आपकी बैटरी कितनी भारी हो सकती है, क्योंकि टिपिकली जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होती हैं दे वे अ लॉट कंपेयर टू कंबशन व्हीकल्स, तो ये सारे फैक्टर्स आपको कंसिडर करने पड़ते हैं। अच्छा, एक और सवाल जो एकदम से दिमाग में आ रहा है, मतलब आप लोग सारे स्टूडेंट्स हैं, देयर इज़ अ बिग टीम ऑफ ऑल ऑफ यू। सनिया, आपसे मैं पूछूंगी किस तरह फंड करते हैं इस किस्म का प्रोजेक्ट हो, एक बिग आइडिया हो और पूरी एक इरादा हो कि दुनिया में हमने कम्पीट भी करना है, तो फंडिंग किस तरह होती है इस किस्म की चीज़ बनाने के लिए? आई एम श्योर इट कॉस्ट अ लॉट। Yes, it does cost a lot, but हम लोग different companies को approach करते हैं. A lot of companies monetary support us. We have a lot of platinum sponsors, and we approach these different companies, and they help us monetarily as well, and technical supplies like components वगैरह जो चाहिए होते हैं. They also provide us with that. ये हमारे लोकल कार मैन्युफैक्चरर्स होते हैं या अदरवाइज भी कंपनीज होती हैं जो आपको सपोर्ट करती हैं? Some of the technical components, of course, since EV is not that popular over here, तो हमें कुछ components बाहर से मंगवाने होते हैं, so those are outsourced. लेकिन हाँ, जो कुछ कंपनीज है जो यहाँ की पाकिस्तान की लोकल कंपनीज है जो हमें मॉनेटरी सपोर्ट भी करती हैं। अच्छा इस्माइल, ये थर्ड वर्जन बाय द वे हुमायूं बना चुके हैं। फर्स्ट टू वर्जन्स भी ये मुख्तलिफ ममालिक में अमरीका और बरतानिया और रशिया वगैरह में पेश कर चुके हैं। बाय द वे एक कॉम्पिटिशन होता है फार्मूला स्टूडेंट के नाम से, ये बताना बहुत ज़रूरी है, जिसमें दुनिया भर से तालिब इल्म स्टूडेंट्स जो है वो अपनी ये इलेक्ट्रिक फार्मूला कार्स पेश करते हैं। तो उस कॉम्पिटिशन के बारे में ज़रा एक्सप्लेन कर दें, बिकॉज इबाम है आपके, पर्टिकुलरली वो फर्स्ट इंटरव्यू के बाद तो बहुत ज़्यादा इबाम है। जी डेफिनेटली, तो
जो कंपटीशन है it is basically held in multiple countries, but the competition that we take part in, it is in UK, so it's Formula Student UK. Or the competition itself is divided into two segments. We have the dynamic events, we have the static events. Dynamics में आपकी गाड़ी is on track, you're setting lap times, you're competing against other vehicles. और जो आपके static events हैं उसमें आपकी गाड़ी stationary होती है. Judges come over, they evaluate different aspects of your vehicle, आपका डिज़ाइन देखते हैं और कॉस्ट देखते हैं, और फिर इसमें एक सेगमेंट होता है हमारा बिजनेस प्लान प्रेजेंटेशन के नाम से. तो उसमें आपको यू हैव टू कम अप विद अ पिच कि आपने एक व्हीकल बनानी है और आपको व्हीकल सेल करनी है. तो बेस्ड ऑन योर पिच, बेस्ड ऑन हाउ कन्विंसिंग यू आर, आपको उसके ऊपर स्कोर मिलते हैं. तो ओवरऑल कंपटीशन जो है जितना आप डायनामिक्स में स्कोर करते हैं, जितना आप स्टैटिक्स में स्कोर करते हैं, वो जो क्यूमुलेटिव स्कोर जो आता है दैट बेसिकली डिसाइड्स कि आप किस रैंकिंग में आते हैं. अच्छा, ये बड़ी ज़बरदस्त बात है. ये सारा मैं आपका सुन भी रही हूँ. आई एम विजुअलाइजिंग कि ये एक्सपीरियंस क्या होता होगा फॉर यंग स्टूडेंट्स, बिकॉज ये तो आपकी एक तैयारी एक हो गई इनटू द रियल वर्ल्ड कि जहाँ आप लोगों से बात भी कर रहे हैं, आप पिच भी कर रहे हैं, आप अपनी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं. ऑब्वियसली आपने मनमाना है कि ये बाकियों से बहुत बेहतर है. तो आप माशाल्लाह इट्स अ ह्यूज टीम, जिस तरह आप बता रहे हैं 25-30 लोग होते हैं. हु डिसाइड्स कि सबसे ज़्यादा बेहतरीन रिप्रेजेंटेशन कौन कर सकता है, सबसे ज़्यादा कौन बोल सकता है, इसके लिए ये डिसीजन किस तरह होती है? आफ्टर ऑल एवरीबडी हैज़ एन इक्वल पार्ट इन इट. So definitely everybody within the team has a role, और based on that हमारी पूरी hierarchy decide होती है. So every year जब हम लोग competition से वापस आते हैं, the graduating members they sit down and they decide कि कौन सा member किस role के लिए better suited है, and फिर based on that जो है वो role जो है उसको दिया जाता है. तो अगर मैं अपनी बात करूँ तो आई एम द current team lead. तो बेसिकली जो टीम लीड होता है he or she is responsible for overseeing everything, overseeing all of the members. तो अगर टीम में कोई भी रोल्स के हिसाब से कोई इशू आता है या फिर कोई मेंबर अपने रोल में सही नहीं बैठता तो वो फिर टीम लीड जो है उसको डील करता है. अच्छा, इन द लॉन्गर रन अगर देखा जाए तो ये इसका क्या फ़ायदा इस तरह भी हो सकता है मुल्क की इंडस्ट्री को कि बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आपने चले फार्मूला रेसिंग गाड़ी बनाई लेकिन इलेक्ट्रिक गाड़ी बनाई, तो उसकी ऑलरेडी अब आपको पता है कि दुनिया एक कन्वर्ट हो रही है इस तरफ. तो क्या वैसे भी पाकिस्तान की इंडस्ट्री को फायदा हो सकता है? एक इलेक्ट्रिक रेवोल्यूशन आने की जरूरत है. यू कुड शेयर, यू कुड सेल, इस किस्म के कोई प्रोस्पेक्ट्स आते हैं आगे? डेफिनेटली दैट इज़ वन ऑफ आवर लॉन्ग टर्म गोल्स कि हमने आगे जाके गवर्नमेंट से कोलैबोरेट करना है और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करनी है. हैव दे अप्रोच्ड यू? कोई इस किस्म की कोई बात? सो फार नो, but we plan on basically हमारा जो experience रहा है in designing the whole vehicle from scratch, we are willing to share that with the government, we are willing to share our resources, our learnings, और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान इस चीज़ में आगे रहे, क्योंकि अगर देखा जाए तो चाइना, इंडिया, बाकी यूरोप, all of them plan on going electric by 2030. Indeed. बिल्कुल, इसीलिए तो ये आपका थर्ड प्रोटोटाइप कब तक रेडी हो जाएगा? हमारा थर्ड प्रोटोटाइप इंशाल्लाह by the end of next week. So we're due to unveil it within the coming days. And is every new prototype is better than the previous one? बस ये quickly बता दो. Definitely. जो हमारी learnings होती हैं in developing the car, जो कंपटीशन से हम लोग सीख के आते हैं वो हम लोग वो इनकॉर्पोरेट करते हैं. बहुत शुक्रिया आपका सनिया मजहर, बहुत शुक्रिया आपका इस्माइल इकबाल. फार्मूला 1 रेसिंग कार, इलेक्ट्रिक कार्स बनाने वाले ये स्टूडेंट्स जिनका ताल्लुक नस्ट यूनिवर्सिटी से था, और वी आर रूटिंग फॉर देम बिकॉज़ ये तो रुके भी नहीं है ना, मतलब इनकी तो आगे ही बात चलती जा रही है. सो ऑसम, ज़बरदस्त काम है. तवील इंतज़ार और मुसलसल डेडलाइंस के बाद बिल आखिर कराची ग्रीन लाइन के लिए बसें पहुंच गई हैं, लेकिन अभी चैलेंजेस जो है ना वो ख़त्म नहीं हुए हैं. बाय द वे आपको पता है तो जल्द सड़कों पर नज़र भी आएंगी. अभी वैसे आपको नज़र नहीं आ रही, सिर्फ हम आपको बता रहे हैं. और शहर में जदीद ट्रांसपोर्ट सिस्टम का ख्वाब जो है बज़ाहिर पूरा होता दिखाई दे रहा है. वफाकी वज़ीर असद उमर बता चुके हैं कि अगले माह मज़ीद 40 बसें भी कराची आ जाएंगी. एक दफ़ा फिर रिमाइंडर हो जाए, कराची के अंदर पहली दफ़ा एक जदीद ट्रांसपोर्ट का निज़ाम बनने के लिए जा रहा है. ये पहला खेप है बसों का जो भी हमारे पास पहुंचा है. 40 बसें हैं जो हमारे पास आई हैं, और अगले माह जो है वो तकरीबन 40 तकरीबन नहीं बल्कि 40 बसें और आएंगी. तो टोटल जो है वो 80 बसें जो है इस ग्रीन लाइन के ऊपर ऑपरेट करेंगी.
लेकिन कराची ग्रीन लाइन सब्सिडी कौन देगा, वफाक या सिंध? अभी ये तय हो जाना चाहिए। बसों में सॉफ्टवेयर लोड करने की जिम्मेदारी किसकी होगी? वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध अवैस कादिर शाह वाज़े तौर पर बता चुके हैं। मुआहदा तय पाया था जिसमें सिंध गवर्नमेंट ने कंप्यूटर सिस्टम इंस्टॉलेशन के और बसेस प्रोक्योरमेंट के पैसे SIDCL को दिए थे कि एक ही कंपनी इन दोनों प्रोजेक्ट्स को रन करे, क्योंकि ये मास ट्रांजिट का प्रोजेक्ट है। तो आहिस्ता आहिस्ता इसको जब ये बनती जाएंगी लाइंस, तो ये इनका कमांड एंड कंट्रोल सेंटर एक दफ़ा फिर आपको याद दिला दें कि मेट्रोज और ट्रांसपोर्ट मंसूबों के लिए सब्सिडी अमूमन सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी ही रही है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सब्सिडी के बगैर ज़्यादा अरसा चलते रहना मुमकिन भी नहीं। माजी में भी कराची के मास ट्रांजिट प्रोजेक्ट आम आदमी की जेब पर भारी पड़ने की वजह से ही नाकाम हुए थे। तो हम थोड़ी सी असेसमेंट भी आपको साथ साथ दे रहे हैं। और अब ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट के लिए सब्सिडी की जिम्मेदारी कौन उठाएगा, अब तक वाजे नहीं हो सका। आपको बता दें कि प्रोजेक्ट शुरू होने के बाद चलता भी ये रहेगा कि नहीं, ये भी कुछ कहना बड़ा मुश्किल है। ये चैलेंज है ही, और ये सब ही स्टेक होल्डर्स को यकीनी बनाना होगा। अब ये होगा और आई एम सॉरी बट सिंध हुकूमत की रेपुटेशन का भी यहाँ पे इशू है, तो वो लोग उससे भी ज़रा खौफज़दा हैं कि अगर उनके हाथों में आ जाए तो एक चलता चलाया और ठीक ठाक प्रोजेक्ट कहीं ख़राब ना हो जाए, ख़राब हो जाएगा। अच्छा जी, रहनुमा PTI खुर्रम शेर ज़मान हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। अब सबसे पहले तो सर आपसे यही पूछेंगे कि कराची ग्रीन लाइन के लिए बसें आना शुरू हो गई हैं, बहुत अच्छी बात है। कराची वाले बड़े खुश हैं कि अब ये सर्विस चल पड़ेगी। अब बसें तो आ गई, अब सर्विस कब चलेगी दैट्स अनदर क्वेश्चन। लेकिन जिस तरह के मामला सामने आ रहे हैं उससे तो लगता है कि शायद अभी बसें चलने में देर है। तो आप भी यही समझ रहे हैं, क्या कहते हैं आप? नहीं, देखें, डेफिनेटली टाइम तो लगता है ना। ये वैसे ही पिछली वफाकी हुकूमत की वजह से बहुत ज़्यादा डिलेज़ आए, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की वजह से डिले आए। फ़ैसला ये हुआ था कि जो फेडरल गवर्नमेंट है उसने खाली इंफ्रास्ट्रक्चर इसका रेडी करना है और इसका IT सिस्टम, इसकी जो बसेस हैं वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने इंपोर्ट करनी थी और इस निज़ाम को चलाना था। शुरू में हमने देखा कि साल 1.5 साल हम इंतज़ार करते रहे, लेकिन प्रोविंशियल गवर्नमेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की उन्होंने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। ज़ाहिर है कराची के लोगों ने उनको वोट नहीं दिया था। सो हमने ये फ़ैसला करा कि अब हम इसकी जो बसेस हैं वो भी हम मंगवाएंगे, इसके IT सिस्टम को भी हम रेडी करेंगे, 3 साल के लिए इस बसेस को चलाएँगे भी हम, और उसके बाद प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है हम उसको आगे आगे दे दिया जाएगा। सो बेसिकली ये ज़िम्मेदारी जो थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत की थी, उनकी नाकामी के ऊपर, उनकी फेलियर की वजह से आज फेडरल गवर्नमेंट जो है इस पूरे प्रोजेक्ट को मुकम्मल करा रही है। सो मेरे ख्याल से जो टाइम असद उमर साहब की तरफ से दिया गया दैट इज़ मिड ऑफ नवंबर, और हम समझते हैं, हम कोशिश करेंगे कि उसको मिड ऑफ नवंबर की जगह फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर तक हम इसको स्टार्ट कर दें। चलें, गुड लक फॉर दैट। खुर्रम साहब, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मेट्रो ट्रांसपोर्ट के जो मंसूबे चले हैं उनकी सब्सिडी सूबाई हुकूमतें दे रही हैं, लेकिन ग्रीन लाइन का हिसाब किताब तो कुछ और ही है। तो क्या ये तय हो गया है कि इस पर सब्सिडी कौन देगा, कब तक देगा? क्योंकि बाद में एक बस सर्विस चल जाए और बाद में हॉल्ट आ जाए तो फिर मसला होगा। जी देखें, डेफिनेटली हम नहीं चाहते हैं कि कोई फेडरल गवर्नमेंट का ऐसा प्रोजेक्ट हो जो कि किसी सियासत के नज़र हो जाए। सो हमने बेसिकली ये फ़ैसला किया कि जब हम इतना पैसा खर्च कर रहे हैं और कराची के शहर को इतना बड़ा ट्रांसपोर्ट का निज़ाम दे रहे हैं, सो ये फ़ैसला हुआ है कि 3 साल तक जो है वफाकी हुकूमत इस पूरे ट्रांसपोर्ट सिस्टम को, ग्रीन लाइन को चलाएगी। इसमें सब्सिडी भी जो है वो फेडरल गवर्नमेंट देगी, इसका पूरा निज़ाम भी फेडरल गवर्नमेंट चलाएगी, और फेडरल गवर्नमेंट इसको मेक श्योर करेगी कि ये प्रॉपर तरीके से आगे 3 साल के बाद भी कामयाब हो। और 3 साल के बाद तो वैसे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूबे सिंध में भी हुकूमत आ जाएगी। उसके बाद हमने देखना है वफाक मामला भी हमने देखने और सूबाई मामला भी हमने देखने। सो सिर्फ ट्रांसपोर्ट नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ें जो आगे आने वाले दिनों के अंदर आप इसको देखेंगे। ये वाला कॉन्फिडेंस वैसे होना चाहिए इंसान में। लेकिन ये फिर डिसाइड हो गया कि सब्सिडी जो है वो, हाँ, लेकिन वो कह रहे हैं 3 साल बाद तो वैसे भी सूबा सिंध में PTI की हुकूमत आ जाएगी। ये वाला कॉन्फिडेंस है आप में? ये हमारे साथी इनसे पूछ लेते हैं। अच्छा जी, खुर्रम शेर ज़मान साहब, फाइनली आपसे भी पूछेंगे, बल्कि पहले तो आपको बता दें कि ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट कराची के शहरियों की बड़ी ज़रूरत है और इसके शुरू होने का इंतज़ार भी बहुत है। लेकिन ये ख़दशात मौजूद हैं कि 2 मुखालिफ सियासी जमातों की, 2 अलग अलग हुकूमतों की टसल में ये प्रोजेक्ट ज़्यादा देर चल नहीं पाएगा। वैसे तो ऑफकोर्स आपका कॉन्फिडेंस सर आंखों पर, आप कह रहे हैं कि अगली आप ही होंगे। तो क्या तहरीक इंसाफ की जानिब से यकीन दहानी है कि आप कहीं रुकावट नहीं बनेंगे, ना किसी को बनने देंगे और ये बिल्कुल स्मूथ सेलिंग होगा?
अगर इसमें किसी किस्म के इश्यूज़ भी आएंगे, कोई फाइनेंशियल इश्यूज़ भी आएंगे, अगर इसमें कोई और टेक्निकल इश्यूज़ भी आएंगे, तो वो फेडरल गवर्नमेंट ने ये फैसला किया हुआ है कि इस ग्रीन लाइन को नहीं सिर्फ बल्कि इसके अलावा और जितने प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, जैसे कि K4 आ रहा है, जैसे कि स्टॉर्म ड्रेन की क्लीनिंग हुई है, जैसे कि और बहुत सारे बेशतर रोड्स कराची के बनाए गए हैं, जैसे कि KCR आपका आ रहा है, जैसे कि आपका फ्रेट कॉरिडोर आ रहा है। ये छोटे नहीं बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। इन तमाम प्रोजेक्ट्स को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत वज़ीर आज़म इमरान खान के अहकामात के ऊपर इसको मुकम्मल भी करेगी, इसको चलाएगी भी। और इसमें अगर हमें कोई कड़वा घूंट पीना भी पड़ा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ बैठने के लिए, इनकी स्मूथ ऑपरेशन के लिए, तो वो भी हम ज़रूर करेंगे। लेकिन हम कॉम्प्रोमाइज़ क्वालिटी पे कभी भी नहीं करेंगे। कराची की आवाम को डिलीवर करना ये हमारा प्रॉमिस था, उसको हम ज़रूर करेंगे। ऑलराइट, तो आपने उनके साथ बैठने को कड़वा घूंट कहा है या फिर कॉम्प्रोमाइज़ को कड़वा घूंट कहा है, ये तो खैर। लेकिन लेट्स गो बाय द एसेंस ऑफ व्हाट ही वाज सेइंग। इनका कहने का मतलब है कि ये प्रोजेक्ट चलेगा। बहुत शुक्रिया आपको खुरम साहब। वैसे यू नो व्हाट, खुरम साहब कह रहे हैं जनाब नवंबर तक चल जाएगा, सब लोग कह रहे हैं कि चल जाएगा। आई स्टिल हैव माई रिजर्वेशंस, क्योंकि ये बातें बहुत अरसे से हो रही हैं। और बाय द वे ये प्रोजेक्ट गुज़श्ता फेडरल हुकूमत के दौर का है और तब शुरू किया गया था, और इस पर ज़्यादातर काम 2018 के इलेक्शन से पहले ही मुकम्मल हो गया था। सो अब ऑलरेडी 3 साल हो गए हैं इसको ऑलमोस्ट बंद पड़े हुए। Having said that, I'm in a hopeful mood today, और मुझे लगता है कि इन्होंने कहा है तो ये होगा। मतलब मेरा दिल चाह रहा है ये मानने को, तो बिल्कुल उम्मीद तो अच्छी रखनी चाहिए। और एक और खबर हम आपको देंगे, एक और खेल के मैदान से मुकाबला तो दिल नातवा ने खूब किया। 3.5 घंटे जारी रहने वाले फाइनल में रवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत के क्यूइस्ट्स के दरमियान ज़बरदस्त मुकाबला हुआ। बाबर मसीह के मुकाबले में पंकज अडवाणी का तजर्बा उन्हें फतह दिलवा गया। सो वी आर अ लिटिल अपसेट अबाउट इट, लेकिन एट द सेम टाइम के बाबर ने बहुत अच्छा खेला। दोहा में होने वाले 6 वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत के पंकज अडवाणी ने पाकिस्तान के बाबर मसीह को 5 के मुकाबले में 7 फ्रेम्स से शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम कर लिया। इब्तदाई फ्रेम्स में भारत के पंकज अडवाणी ने खेल पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर रखी। मैच में पंकज अडवाणी ने बाबर मसीह के खिलाफ 8 में से 6 फ्रेम्स जीते, जिसके बाद बाबर मसीह ने कम बैक करते हुए मुसलसल 3 फ्रेम्स जीतकर मुकाबला 6-5 कर दिया। 12वीं फ्रेम्स में पंकज अडवाणी ने 53 3 से कामयाबी जो है 53 से कामयाबी हासिल करके टाइटल जीत लिया। और इससे पहले सेमीफाइनल में बाबर ने जर्मनी के रिचर्ड, जिनका मुझे सेकंड नाम नहीं आ रहा, उनको 6-4 फ्रेम से वायलेंट थी। रिचर्ड वायलेंट। अच्छा जी, साथ ही एक दफ़ा फिर आपको याद दिला दें कि जी पाकिस्तान में 20th लक्स स्टाइल अवार्ड्स होने जा रहे हैं, जिसमें आप अपने पसंदीदा स्टार्स को जो है वो वोट कर सकते हैं। और वोटिंग का सिलसिला हम आपको रोज़ बता रहे हैं। बाय द वे बहुत सी कैटेगरीज हैं, सो यू कैन वोट फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, जिसमें बेहतरीन अदाकार, अदाकारा, राइटर, डायरेक्टर, बेहतरीन टैलेंट, OST, बेहतरीन ड्रामा, ये सब कुछ आप कर सकते हैं। और लक्स www.luxstyle.pk जाएं और वोट करें। सबसे पहले क्रिकेट की ज़रा बात करेंगे, और उस्मान समीउद्दीन साहब सीनियर एडिटर हैं क्रिक इन्फो के, हमारा इंतज़ार कर रहे हैं काफ़ी देर से। उस्मान साहब, थैंक यू फॉर वेटिंग फॉर अस। बताइएगा, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए सर्टनली सेटबैक है, इंग्लैंड के दौरे से इनकार कर देना, फिर न्यूजीलैंड ने जो किया वो तो हम सबके सामने ही है। अब क्या आप समझते हैं दौरा मनसूख होना, ये इंपॉर्टेंट दौरे मनसूख होना पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट के दरवाजे बंद कर चुका है ये सिलसिला, या ये वक्ती इशू है और वील ओवरकम इट सून? नहीं, आई थिंक ये सबके लिए दरवाजे नहीं बंद हुए हैं, और मुझे लगता है अभी भी कुछ टीम्स जो हैं वो आएंगी। आई थिंक हम लोग ये काफ़ी क्लियरली कह सकते हैं, और ये PCB चेयरमैन रमीज राजा ने भी यही कुछ इशारा करा है कि जो वेस्टर्न नेशंस हैं, ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, इंग्लैंड हो गया, ये शायद इस तरह की डिसीजन फिर भी लें पाकिस्तान में। मगर कुछ ऐसे मुल्क हैं, साउथ अफ्रीका उसमें हो गया, श्रीलंका, बांग्लादेश, वेस्ट इंडीज़ शायद, जो अभी भी सोचें कि पाकिस्तान टूर करना ठीक है। तो आई थिंक ये फुली अभी एकदम पूरी तरीके से बंद नहीं हुआ है दरवाज़ा, लेकिन ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा ये हादसा हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट के साथ, और बहुत इसका इम्पैक्ट एक हद तक होगा। अच्छा उस्मान, आपसे ज़रूर पूछना चाहेंगे, न्यूजीलैंड ने तो जो किया वो किया, लेकिन इंग्लिश बोर्ड के इस फैसले के पीछे आपके ख्याल में असल वजह क्या है? आई थिंक जो मेन रीजन है वो ये है कि उनके प्लेयर्स ने कहा है कि हम नहीं टूर करेंगे पाकिस्तान। वो कह रहे हैं कि भाई हमें एक बबल में नहीं रहना है, हमें फटीग हो गई है कोविड की, बायोसिक्योर बबल्स में खेल के। मगर ये सीरीज सिर्फ 4 दिन की थी,
इसमें कोई इतना बड़ा सैक्रिफाइस आई डोंट थिंक कहीं से था। मुझे जहां तक पता है आई डोंट थिंक के बायोसिक्योर बबल जो होते वो इतने कोई स्ट्रिक्ट होते। आई थिंक कुछ हद तक इसमें इम्पैक्ट है कि इंग्लैंड के प्लेयर्स पाकिस्तान टूर नहीं करना चाह रहे थे और कुछ प्लेयर्स उनके आईपीएल में खेल रहे हैं जो वो कंटिन्यू करना चाह रहे थे। अगर वो पाकिस्तान टूर करते तो फिर उनकी आईपीएल की जो सीजन थे वो थोड़े शॉर्ट हो जाते, कट हो जाते। तो आई थिंक कुछ हद तक ये भी है। और जिस तरह से अगेन मैं कहूंगा रमीज ने जिस तरह से बात करी है कि उनकी जो डिस्कशन हुई थी ईसीबी के चेयरमैन से, इंग्लैंड बोर्ड के चेयरमैन से, उससे रमीज को एटलीस्ट जाहिर हो रहा था कि ये डिसीजन उनके हाथ में नहीं थी, चेयरमैन के हाथ में नहीं थी, बोर्ड के हाथ में नहीं थी। तो उससे साफ पता चल रहा है कि प्लेयर्स के हाथ में ये डिसीजन थी और प्लेयर्स ने सिंपली कहा है कि भाई हमें पाकिस्तान नहीं जाना है। और आप फिर आप जबरदस्ती इस तरह से नहीं कर सकते हो प्लेयर्स के साथ। आप ढूंढ सकते हो और अगर प्लेयर्स हैं, रमीज ने कहा कि हमने कोई डिस्कशन नहीं करी थी कि सेकंड 11 या थर्ड 11 इंग्लैंड के कोई प्लेयर्स आ जाएं। तो ऑब्वियसली प्लेयर्स ने कहा है कि हमें नहीं जाना है और अब आप उन्हें जबरदस्ती नहीं खिला सकते। तो वही आई थिंक रीजंस एक्चुअली ये थे, रादर देन एनी सिक्योरिटी थ्रेट। I think these were the main reasons. हाँ, सिक्योरिटी थ्रेट तो पहले भी क्लियर हो गया, कोई था नहीं। एक आईपीएल का बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, फिर nobody wants to leave आईपीएल और ये इंडिया ने उसको इतना बड़ा कर दिया है। आई एम सॉरी, मैं इस बात पे भी थोड़ी सी स्पीचलेस हो गई हूँ कि प्लेयर्स डिसाइड कर रहे हैं कि जी हमने नहीं जाना, हमने उस बबल में नहीं रहना। द टाइम्स व्हेन पाकिस्तान स्टेड फॉर 14 और मोर डेज इन बबल्स इन न्यूजीलैंड, क्वारंटीन में रहे हैं, इंग्लैंड में रहे हैं, और इंग्लैंड में तो वो तब गए हैं जबकि पाकिस्तान के कोविड केसेस इतने कम और क्रिकेट और इंग्लैंड अरूज पे था उस वक्त। क्रिकेट बोर्ड जो है वो इतना बेबस है और उसके अपने कोई फाइनेंशियल स्टेक्स भी नहीं है। ये बड़े सवालात हैं। अब ये बताइएगा सर कि अब तक जो क्रिकेट बोर्ड का रिएक्शन या चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड की तरफ से जरा एग्रेसिव अप्रोच दिखाई जा रही है, ठीक ही लग रहा है। आपको क्या लगता है कि ये पॉलिसी ठीक है? आपका क्या मशवरा होगा रमीज राजा साहब के लिए? आई थिंक ये उनकी बात सही है कि आप इंटरनेशनली किसी भी फोरम पे आप कुछ नहीं कर सकते। आप शायद थोड़ी बहुत कॉम्पनसेशन ले लें, आप ईसीबी से डिस्कस करके आपको शायद कुछ वो पैसे दे दें कॉम्पनसेट करने के लिए, लेकिन उसके आगे आप कोई ना तो कोई फोरम है क्रिकेट में, ना कोई स्ट्रक्चर है, ना कोई सेटअप है कि आप जाके कोई इसके खिलाफ कोई लीगल एक्शन या कुछ नहीं इस तरह से जिससे आपको फिर कुछ कुछ मिले उसके बाद। तो आई थिंक ये रमीज ने पहचान लिया, क्रिकेट बोर्ड ने पहचान लिया कि आप थोड़ा सा शोर मचा सकते हैं, थोड़ा सा आप रिमाइंड कर सकते हैं लोगों को कि भाई जिस तरह से क्रिकेट चल रहा है वो गलत चल रहा है, इंटरनेशनल क्रिकेट जिस तरह से चल रहा है और हमें बदलना है। लेकिन उसमें भी आपको चाहिए कि और सब जो फुल मेंबर्स हैं वो भी आपके साथ एग्री करें, वो भी कहेंगे भाई जी सही बात कर रहे हो। और इस साल काफी कैंसिलेशंस हुए हैं। अफगानिस्तान का टेस्ट ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया ने कह दिया कि हम नहीं खेलेंगे। ऑस्ट्रेलिया ने खुद इससे पहले साउथ अफ्रीका से पुल आउट कर दिया था और उसके बाद उनके प्लेयर्स आईपीएल चले गए। तो आई थिंक अगर जो ये छोटे क्रिकेट मुल्क हैं, छोटा तो मैं खैर नहीं कहूंगा पाकिस्तान को, मगर जो ये नॉन बिग 3 जो मुल्क हैं उसमें से पाकिस्तान हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश, वेस्ट इंडीज, ये अगर मिल के कोई एक स्टांस बनाएं इसके खिलाफ, इन तरह की चीजों के खिलाफ, तो शायद फिर बात कहीं आगे बढ़े। मुझे वो भी नहीं लगता है कि उस स्टेज पे भी आप आ सकेंगे कि ये और सब बोर्ड्स आपके साथ बैठ के इस तरह की बातें करेंगे। उस स्टेज पे तो सर्टनली शायद कोई ना आए। और बहुत शुक्रिया आपका उस्मान समीउद्दीन साहब। और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड पे इंडियन क्रिकेट बोर्ड का इन्फ्लुएंस भी किसी से ढका छुपा नहीं है बाय द वे। अच्छा, द मोर वी हियर अबाउट इट ना कि क्या रीजंस हैं जी इंग्लैंड क्यों नहीं आए, और जो भी हम जितने भी एक्सपर्ट से बातें करते हैं जरा और दिल जलता है कि जरा आप ये ढिठाई देखें कि किसी से आप फेवर्स ले लें कि प्लीज आइएगा और खेलिएगा और फिर बहुत शुक्रिया आप आए हैं और अपनी तरफ से मतलब झंडी दिखा देना। वो ना टॉक टू द हैंड वाली बात होगी कि हमने चक्कर ही नहीं, हम नहीं आ रहे। तो ये इस पे गुस्सा बनता ही है। और कभी कभार मुझे लगता है फिर रमीज राजा ऑल्दो उनकी पोजीशन ऐसी है कि उनको बड़ा नाप तोल के बात करनी चाहिए, बट कह दो मतलब बाकी तो सोच भी नहीं रहे और करे चले जा रहे हैं, तो फिर हम भी करेंगे। Maybe this is not a very pragmatic approach, but at the moment जो हो रहा है fine. अच्छा जी, ज़रा टैक्सों की बात करेंगे। आपको पता है कि महंगाई का एक तूफ़ान है जो आवाम को अपने घेरे में लिए हुए है और ऐसा लग रहा है कि there is no end to it। वफाकी हुकूमत का टैक्स कवानीन में तरमीम से मुताल्लिक तीसरा ऑर्डिनेंस जारी हो चुका है। मकसद टैक्स नेट पे वसअत लाना, जो लिटरली जब से मैंने होश संभाला है ना तब से मैं ये लफ्ज़ सुन रहा हूँ कि टैक्स नेट बढ़ाएंगे।
बढ़ाएंगे, एज एन एक्सपैंड करेंगे और टैक्स चोरों को गैर रिवायती तरीकों से पकड़ना है। इस ऑर्डिनेंस के जरिए सिर्फ नॉन फाइलर ही नहीं बल्कि टैक्स रिटर्न कम फाइल करने वाले आम शहरी, प्रोफेशनल्स और रिटेलर्स के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकेगी। FBR को नादरा डेटा तक रसाई हासिल होगी। FBR को नॉन फाइलर के मोबाइल फ़ोन और यूटिलिटी कनेक्शन मुनक़ता करने का इख्तियार भी होगा और इसी तरह ऑर्डिनेंस के जरिए बिजली बिलों में 5 से 35% एडवांस इनकम टैक्स आयद किया जाएगा। प्रोफेशनल शोबों में वाबस्ता नॉन फाइलर्स के बिजली बिलों में एडिशनल टैक्स लागू होगा और ऑर्डिनेंस के मुताबिक माहाना 10,000 रुपये तक के बिजली के बिलों में 5% एडवांस इनकम टैक्स होगा और ये परसेंटेज आगे बढ़ती जाएगी। किस तरह से ये बिजली के बिलों पे एडवांस इनकम टैक्स लगेगा, किन लोगों पे लगेगा, ये बड़ा सोचने समझने वाली बात है। एल्गोरिदम ये यूज करने वाले हैं कि इनको ऑलरेडी पता चल जाएगा कि इन्होंने कम फाइल किया है या नहीं फाइल किया। और दूसरी बात ये है कि अब आई लिव इन अ रेंटेड होम, मेरा बिजली का बिल जो है वो मेरे लैंडलॉर्ड के नाम आता है, तो क्या वो बिजली का बिल जो मेरे पोर्शन का आता है उस पर इजाफी टैक्स जो है वो मैं दूंगा? व्हाट इज गोइंग ऑन? मतलब है दिस हैज टू बी लुक्ड इनटू। ताजिर तंजीमें जो है दूसरी तरफ सरापा एहतजाज है। वो किराएदार जिनके अपने नाम पे नहीं है घर, वो खवातीन जो कि जिनके घर नाम नहीं है, ये सारी चीजें बहुत दे हैव टू कीप दीस इन। ताजिर तंजीमें दूसरी तरफ जबरी सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन के खिलाफ 27 सितंबर को वजारत खजाना के घिराव का ऐलान कर चुकी हैं। मुतालबात मंजूर ना होने की सूरत में शटर डाउन हड़ताल की भी धमकी दे दी है। उनके एतराज़ात भी अपनी जगह है आम आदमी की, लेकिन ऑन द कॉन्ट्री तनख्वाहदार तबके की भी मुश्किलात जो हैं बढ़ रही हैं। सो ये नया ऑर्डिनेंस क्या है, इस पे ज़रा बात कर लेते हैं। फिर अशफाक तोला साहब टैक्सेशन एक्सपर्ट हमारे साथ। सबसे पहले तो बिल्कुल बेसिक बात करेंगे अशफाक तोला साहब। पहले तो आम फहम में बता दीजिए कि इस ऑर्डिनेंस के आम आदमी पर क्या असरात होंगे। लेट्स टॉक अबाउट दैट फर्स्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू हुमा एंड थैंक यू अब्दुल्ला सुल्तान। ये ऑर्डिनेंस जो है ये बहुत मेरा ख्याल है कबल वक्त आ गया है और अभी ही बजट आपका पास हुआ और थोड़े अरसे में ऑर्डिनेंस का आ जाना इस बात की अक्कासी करता है कि हमारी टैक्स मशीनरी को जो एफर्ट्स करनी चाहिए थी या जो होनी चाहिए आपके टैक्स कलेक्शन के लिए वो पूरी नहीं हो रही हैं। तो मैं ये समझता हूँ इस ऑर्डिनेंस के तहत उन्होंने कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग टैक्स रिटर्न्स फाइल करें और उनको एक रिवायती तरीके से नहीं गैर रिवायती तरीके से उनके गिर्द घेरा तंग किया गया। यानी कि आप देखें कि जी अगर आपने टैक्स रिटर्न नहीं भरा, मगर इसमें ये इन्होंने वाज़ेह किया है कि अगर आप टैक्स रिटर्न नहीं भरते तो उससे पहले आपको एक नोटिस दिया जाएगा, नोटिस के कंप्लायंस का टाइम दिया जाएगा और कंप्लायंस के बाद अगर टाइम ख़त्म हो जाएगा और आपने जवाब नहीं दिया या लगा कि बिल्कुल आप ताउन नहीं कर रहे तो आपके मोबाइल फ़ोन के बिल, बिजली के कनेक्शन, गैस के कनेक्शन काट दिए जाएंगे जनरल ऑर्डर के तहत। और ये भी होगा कि फिर जैसे ही आप काटेंगे और जैसे ही आपने कंप्लायंस कर दिया तो FBR के पास या उसके अफसरों के पास इख्तियार होगा कि उसको ठीक करा लें। जहाँ तक रहा सवाल महंगाई का, तो ये जो इन्होंने तब्दीली लाए हैं सेक्शन 1 में कि अगर कोई फ़र्ज़ करें बिजली का बिल पे कर रहा होता है उस पर एडवांस टैक्स है। आपने देखा होगा काफ़ी ऐसे घरेलू आपके इस्तेमाल के जो जगहें हैं जहाँ पर ऑफिसेस खुली हुई हैं, डॉक्टर्स के क्लिनिक्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के ऑफिस हैं, लॉयर्स के ऑफिस हैं, वहाँ उन्होंने एक कदगन लगाई है। ज़्यादातर उनको घेरा तंग करने के लिए किया है कि अगर वहाँ ये कमर्शियल तौर पे हो रहा है ऐसी कोई चीज़ तो उसको हम किस तरीके से उनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स ले लें, बिकॉज कि उन पे बिलों पे टैक्स लेना मेरा ख्याल है FBR के लिए नामुमकिन सा होता जा रहा है। डॉक्टरों की कैश की इनकम होती है, वकला कैश में लेते हैं, बाकी अब सारे प्रोफेशंस में आपने देखा है कि कैश की मिकदार ज़्यादा होती है और क्रॉस चेक के थ्रू काफ़ी कम होती है। मेरी बात सुनिए कि ये मशीनरी, ये मैकेनिज्म पे भी आएगा। हाँ, ये मैकेनिज्म इतना है कि ये जा के चेक करेंगे कि किस रेजिडेंशियल एरिया में कहाँ कोई डॉक्टर बैठ रहा है और कहाँ कोई वकील बैठ रहा है या कहाँ कोई क्लिनिक चल रहा है और उसके बाद इसके बिजली, मतलब है कि अब तो फिर किसी को भी मुंह उठा के बिजली के बिलों में ये इजाफी इनकम टैक्स देना शुरू कर दें। नहीं, मेरा ख्याल है ऐसा नहीं होगा, नोटिस दी जाएगी। और ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है अब्दुल्ला कि ये इनको आइडेंटिफाई करना विल बी अ डिफ़िकल्ट टास्क। दूसरी तरफ उन्होंने जो नादरा को एक डेटाबेस दिया है कि जी के डेटाबेस का एक्सेस नादरा का इनके पास है और अगर फ़र्ज़ करें मैं एयर ट्रैवल करता हूँ ज़्यादा या मेरे क्रेडिट कार्ड के ज़्यादा बिल आते हैं तो नादरा कैन को रिलेट कि जी मेरा जो डेटा है, जो मेरे अखराजात हैं, क्या मेरी आमदन के मुकाबले में जो टैक्स रिटर्न में मैं फ़ाइल कर रहा हूँ
क्या वो बराबर बराबर हैं, और जितना मैं टैक्स पे कर रहा हूँ क्या वो वाजिब है कि नहीं है, या इससे कहीं ज़्यादा बनना चाहिए। तो वो कोरिलेट करने के लिए नादरा का डेटा, ये आज से कोई 10 साल पहले से ही, मेरा ख्याल है 2011 में जब हफीज़ शेख साहब पहले फाइनेंस मिनिस्टर होते थे पीपल्स पार्टी के दौर में, जब ये शुरू की गई थी एक्सरसाइज, और मेरा ख्याल है वो आज तक चलती रही, और ये पहली मरतबा मैं देखता हूँ कानून की शक्ल इख्तियार कर गई है। तो अब देखते हैं इसके नताइज क्या आते हैं, बिकॉज के नादरा के पास भी कोई कंप्लीट डेटा नहीं है, और अगर कोई चीज़ ऐसे डेटा के अच्छा तौर पे अशफाक कर साहब, लेते पता है हैं- क्या, काफ़ी अरसे से आप भी माशाल्लाह इतने अरसे से तज्जिया कर रहे हैं सारी सूरत हाल पे। हर दौर में हम ये सुनते हैं कि जनाब IMF से सपोर्ट मिल रही है और रुपए की कदर कम हो गई है और बिजली के बिलों में इजाफा हो गया है। अल्टीमेटली घबराने की बात नहीं है, इससे मईशत मुस्तहकम होगी। मईशत तो सर मुस्तहकम पता नहीं कब होगी, लेकिन आम आदमी का तो बेड़ा गर्क हो चुका है लिटरली। बिजली के रेट्स आप देखें कहाँ पहुँच गए हैं। मतलब है कि इट हैज़ बिकम अनअफोर्डेबल टू एनीबडी टू पे ऑल द यूटिलिटी बिल्स। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी काफ़ी चीज़ें इंपोर्ट बेस होती हैं, और जैसे ही आपने देखा कि थोड़ा सा इंपोर्ट खुला, आपका करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ गया, और जैसे ही करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ा, आपने देखा होगा कि आपकी डिवैल्यूएशन हो गई 12.5% तक। जब आप डिवैल्यूएशन करेंगे और आपकी ज़्यादातर दारोमदार इंपोर्ट पे होगा, तो ऑब्वियसली इन्फ्लेशन या अफरात ज़र में इजाफा होगा। दूसरी तरफ अभी आपने देखा शरह सूद में ऑल्दो 0.25% का इजाफा हुआ, उसके भी इकोस कल आपको स्टॉक एक्सचेंज में भी नज़र आए, दूसरी जगहों पे भी नज़र आएंगे। तो अगर इस तरीके से ये मईशत रही तो ये गूना गूं का शिकार रहेगी, और मैं ये समझता हूँ कि महंगाई का तूफ़ान आगे खड़ा हुआ होगा। मगर मैं ये भी समझता हूँ कि इनके इशूज़ ये हैं कि IMF के साथ इन्होंने एक एग्रीमेंट किया, और उस एग्रीमेंट के तहत अब इनको बैक करना बहुत मुश्किल है। कुछ चीज़ों पे ये बढ़ाना नहीं चाहते, जैसे कि आपने देखा होगा कि टैरिफ के ऊपर इन्होंने एक स्टैंड लिया हुआ है कि हम जी टैरिफ नहीं बढ़ने देंगे। मगर इसका ना बढ़ना सिर्फ एक बात इसका हल नहीं होगा, क्योंकि कमोडिटी प्राइजेज आपकी हैं। ऑयल की आपने देखा बहुत प्राइस बढ़ गई है इंटरनेशनल सिनेरियो में। $74 पे आज आपका कल रात को ट्रेड कर रहा था अरब लाइट, जिसको हम बेस बनाते हैं। तो मैं ये समझता हूँ ये आगे आने वाला जो तूफ़ान है अफरात ज़र का, ये ना थमने वाला है। अल्लाह करे कुछ कमोडिटी की प्राइसेस कम हो और हम बचत हो जाए हमारी। और ये जो टैक्स ऑर्डिनेंस के बाद एक और, अच्छा, लेकिन इन सारी बातों से ये लग रहा है, और आप करेक्ट कर सकते हैं हमें अशफाक तौला साहब, कि ये सारा घेरा जो तंग हो रहा है वो एक्चुअली टैक्स पेयर के ही गिर तंग हो रहा है। टू गेट अदर पीपल टू ब्रिंग देम इनटू द टैक्स नेट, वो तो मुहिम हमें इतनी कोई नज़र नहीं आ रही, लेकिन जो टैक्स दे रहे हैं उसके लिए और ज़्यादा सख्तियाँ हैं। हुमा, ये बहुत सही बात आपने कही है, और मैं आपको ये क्लियर बात करता हूँ। ये 2016 में एक टैक्स रिफॉर्म्स कमीशन था, उसकी एक रिपोर्ट बनी थी। आई एम द को ऑथर ऑफ दैट रिपोर्ट, इट इज़ विद द गवर्नमेंट नाउ। मगर आप अगर देखेंगी ना, उस रिपोर्ट में हमने पूरा एक लाए अमल इनको दिया हुआ है कि किस तरीके से टैक्स बेस को आपको एक्सपेंड करना है। बट इशू ये है कि मेरा ख्याल है वो टैक्स मशीनरी बैंक कर रही है ज़्यादातर। वो कहते हैं जी हमें वर्ल्ड बैंक का एक प्रोग्राम मिल रहा है, हम ऑटोमेशन करेंगे, और हम ऑटोमेशन से करें। अगर आप देखेंगे 2016 में और 15 में हमने एक चीज़ शुरू की थी, फाइलर नॉन फाइलर। मकसद ये था कि जो नॉन फाइलर हैं उनको आप टैक्स नेट में ला के फाइलर बनाएं। बट एट द एंड ऑफ द डे नॉन फाइलर से इनकम आनी शुरू हो गई, और वो जो था अपनी जगह पे रह गया कोल्ड स्टोरेज में। फिर ATL नॉन ATL हमने शुरू किया 2 साल पहले, वो भी अपनी जगह कायम और दायम रहा। अब ये एक नया आपने एक कदगन लगाई है एक ऑर्डिनेंस के थ्रू। अब आई डोंट नो ऑर्डिनेंस कब लॉ के अंदर ट्रांसलेट होता है और उसके क्या इकोज आते हैं। इसमें और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे Tier 1 के रिटेल शॉप के ऊपर है। अगर आप एक शर्ट Tier 1 की एक रिटेल शॉप से ख़रीदेंगे तो आपको 12% सेल्स टैक्स अदा करना पड़ेगा। बराबर में एक दुकान है, वही ब्रांड आप उससे ले लें जो Tier 2 है, तो 12% कम में मिलेगा। तो ये अनफेयर कंपटीशन नहीं, तो ये टीयर कैसे कौन डिसाइड करेगा? क्विकली अगर तोला साहब बता सके, ये क्या होगा? किसी के दुकान का साइज होगा, लाइटें देख के डिसाइड होगा कि दुकान कितनी फैंसी है, क्या होगा ये? नहीं, इसमें बिल्कुल आपके ये लॉ में डिफाइन किया हुआ है 1000 स्क्वायर फुट से ज़्यादा की दुकान होनी चाहिए। और एयर कंडीशन मॉल में है तो एयर कंडीशन मॉल की तो हर दुकान को चाहे 50 फीट की भी होगी, वो तो होता ही है सेल्स टैक्स। और ये तीन चार चीज़ें ऐसी ज़रूर रखी हैं इन्होंने कि जहाँ उसके डिवीज़न है।
अब मैं आवाम के लिए मैं अगर बताऊंगा तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हो जाएंगी, तो इसको आसानी से रखें। और ये जो टैक्स नेट में इजाफे, लेकिन आपको पता है ना, जोड़िया बाजार में 4x2 की दुकान में बैठे हुए भी लोग करोड़ों का कारोबार कर लेते हैं। अशफाक तोला साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका पॉइंट भी आ गया। और अब हम जरा बात करेंगे, ताजिर जो बरादरी है वो बिल्कुल खुश नहीं है इस चीज़ से, बल्कि उनका तो ये कहना है कि वो वजारत ख़जाना का घेराव करेंगे और वो प्रोटेस्ट भी करेंगे। तो लिहाजा बिजली के बिलों में औसत 40% पर यूनिट इजाफा हुआ है, 40% हम बात कर रहे हैं गुज़श्ता 3 सालों में। IMF प्रोग्राम जब होते हैं तो जाहिर है कि ये सारा कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। बिल्कुल, हमारा इंतजार कर रहे हैं हमारे गेस्ट काशिफ चौधरी, प्रेसिडेंट तंजीम ताजिरान पाकिस्तान। काशिफ साहब, आपसे सबसे पहले, हुकूमतें टैक्स से ही निज़ाम चलाती हैं और टैक्स दुनिया जो है वो पूरी दुनिया में ही लाजिम है, तो यहाँ कोई अलहदा बात नहीं हो रही, तो इसीलिए हालिया इक़दाम उठाए गए हैं। ताजिरों को इससे क्या मसला है, पहले तो ये बता दें, आप टैक्स देना चाहते हैं, नहीं देना चाहते, अपनी मर्जी से देना चाहते हैं, क्या हो रहा है ये ज़रा एक्सप्लेन कीजिए। हम समझते हैं कि पॉइंट ऑफ सेल्स लगाने के नतीजे में कौमी आमदन में कोई इजाफा नहीं होगा, अलबत्ता FBI के एहलकारों की रिश्वत और ब्लैकमेलिंग के रेट्स बढ़ जाएंगे, इसलिए कि सेल्स टैक्स इस मुल्क के अंदर हर पैदा होने वाले बच्चे का जब दवाई और पैम्पर लिया जाता है और कब्र के अंदर जाता हुआ मुर्दा, उसका जो कफन है वो भी 17% जनरल सेल्स टैक्स उस पर अदा हो चुका होता है। सेल्स टैक्स बुनियादी तौर पर इंपोर्ट की सतह पर, मैन्युफैक्चरिंग की सतह पर वसूल किया जाता है, वहीं पे वाजिबुल अदा होता है, लेकिन हुकूमत और FBI, बुनियादी तौर पे FBI वो मैन्युफैक्चरर और इंपोर्टर उस सतह पर सेल्स टैक्स को मुकम्मल वसूल करने में नाकाम है, वहाँ पर मिली भगत से चोरी की जाती है। और अब अपनी उस नाकामी का मलबा और उसको छुपाने के लिए पाकिस्तान के ताजरों की दुकानों पर पॉइंट ऑफ सेल लगाकर काशिफ साहब, आपके मुतालबात सामने आ गए हैं, आप लोगों को रिलीफ चाहिए, लेकिन हुकूमत ने बात ना मानी, तो क्या नेक्स्ट स्टेप होगा आपका? देखिए, गुज़श्ता साल हुकूमत पाकिस्तान के साथ हमारा एक मुआहदा हुआ जिसमें टर्नओवर टैक्स को 0.25 करने की बात तहरीरन मुआहदे में की गई, सेल्स टैक्स को 17% से बतदरीज घटाकर सिंगल डिजिट पर लाने की बात हुई, विद होल्डिंग टैक्स के खात्मे की बात हुई, लेकिन उस मुआहदे पर अमल दरामद नहीं हुआ। अब हुकूमत अगर, और हुकूमत नहीं, असल में FBI हुकूमत की सिमत को गलत करता है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब तो चाहते हैं कि ताजरों को एतमाद में लेकर बार बार वो ये कहते हैं काम किए जाएं, लेकिन FBI सिमत दुरुस्त करता है। अगर अब FBI ने सिमत दुरुस्त ना की तो हम फैसला कर चुके हैं कि 27 सितंबर को इंशाअल्लाह पाकिस्तान के लाखों ताजर शाहराए दस्तूर पर वजारत ख़जाना के सामने एहतजाज करेंगे, धरना देंगे, घेराव करेंगे, अपना रोना रोएंगे, पाकिस्तान की मईशत की बहाली की बात करेंगे, पाकिस्तान की तिजारत के फ़रोग़ की बात करेंगे, और उस वक़्त तक वहाँ पर बैठेंगे जब तक FBI का किबला दुरुस्त नहीं किया जाए। 27 को तो कह रहे हैं जी, ताजर तैयार है, शाहराए दस्तूर पे रोना रोएंगे और एहतजाज करेंगे। लेट्स सी क्या होता है, किस तरह से मामला सेटल किए जाते हैं। ज़ाहिर है कि टैक्स नेट पढ़ना भी चाहिए, तमाम लोगों को टैक्स के दायरे में आना भी चाहिए, लेकिन किसी के साथ ज़्यादती भी नहीं होनी चाहिए। सो दीज आर कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स। और सबसे ज़्यादा आम आदमी, तनख्वाहदार तबका जो पहले ही पिसा हुआ है, उसके ऊपर मजीद बोझ ना डाले चले जाए। जो पहले से ही टैक्स दे रहा है उसका क्या होगा, मतलब ये भी तो सोचे ना हम। मुझे तो ज़्यादा फिक्र हमारी हो गई है। लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाली नौजवान को लुकारा है शान से बिशारत, अपनी खूबसूरत आवाज़ से ये खासी वायरल हो रही है ऑन सोशल मीडिया। और सोशल मीडिया एक्चुअली हम बताना ये चाहते हैं कि सोशल मीडिया बड़ा एक टेस्ट ग्राउंड होता है, कि वहाँ बड़ी दुनिया ट्राई करती है, लेकिन उसमें भी लोग बड़े पिकी हैं कि कुछ को पसंद करते हैं और कुछ को नहीं पसंद करते। सो यू हैव टू हैव टैलेंट इवन ऑन सोशल मीडिया टू मेक अ नेम। इंडीड। तो शानज़े से मिलते हैं। शानज़े, अस्सलाम वालेकुम, बताइएगा, गाना सीखा, बस शौक से गाती हैं, कैसे ये सिलसिला शुरू हुआ? वालेकुम सलाम। नहीं, मैंने कहीं से गाना सीखा नहीं, लाइक शुरू से बचपन से पहले नात और फिर नेशनल सॉन्ग्स करके, और फिर अब मैंने गिटार सीखा, क्वारंटीन में बोर हो रही थी तो बस फिर मैं ऐसी रैंडमली यूट्यूब से ही सीख लिया या किसी से क्लासेस ली फिर आपने? हाँ, 1 महीना मैंने क्लासेस ली और उसके बाद छोड़ दी क्योंकि बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो रहा था ऑनलाइन क्लासेस के साथ, सारा कुछ
करना, और अब मैं फिर यूट्यूब से बाकी सारा सीखती हूँ। अच्छा, तो शानज़े, जब कोई आप अपनी कोई सिंगिंग, कोई अपनी परफॉर्मेंस आप डालती हैं सोशल मीडिया पे, तो इंस्टेंट आपको फीडबैक मिल जाती है, सो उस चीज़ से इंकरेजमेंट है दैट दिस इज़ द फील्ड फॉर यू? एग्जैक्टली इतनी ज़्यादा, ख़ास तौर पे मैं मोस्टली इंस्टाग्राम और ट्विटर पे पोस्ट करती हूँ, तो ट्विटर पे बहुत बहुत अच्छी फीडबैक मिलती है, इतनी ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलती है वहाँ से, तो अच्छा फील होता है कि यार आपको अप्रिशिएट कर रहा है कोई, तो चले, मेरा ख्याल है कि अगर आपको इतनी अप्रिसिएशन मिल रही है तो हम भी फिर आपको अप्रिशिएट करना चाहते हैं, सो सुनाएं फिर, क्या सुना रही हैं? मैं नाज़िया हसन का बूम बूम सुनाऊंगी। ज़बरदस्त, हमें पहले ही पसंद आ गया, चलें जी सुनाएं। दिल में मीठी मीठी मचती है हलचल हलचल, देखूं तुझको यूं ही हो जाऊं पागल पागल, तू कदम रखे जहाँ पर दिल मेरा झुके वहाँ पर मुझसे ही मुझे चुराने वाले, हाँ बूम बूम कभी मिलते हैं हम तुम, आँखों आँखों में होते हैं गुम, दिल बोले बूम बूम, हाँ बूम बूम मेरे सीने की धड़कन को सुन, मेरी सांसों को तेरी ही धुन, दिल बोले बूम बूम, दिल बोले बूम बूम। आपको सुन के ना बिल्कुल कॉलेज का ज़माना याद आ गया जिसमें हम सब मिलके बैठ के जैम किया करते थे। तो विच ऑल्सो मीन्स कि आप अपने कॉलेज वगैरह में तो बड़ी पॉपुलर होंगी, बिकॉज जो लोग गाने गाते हैं तो वो तो ऑलरेडी ज़रा आगे बाकियों से हटके होते हैं, इज दैट सो? एग्जैक्टली ऐसे ही है। तो अब आगे प्रोफेशनली इसको परस्यू करना चाहती हैं या शौक है बस? अब इतनी, अगर वैसे मुझे कभी मौका मिला तो आई ऑलवेज वांटेड टू सिंग फॉर ISPR और कोक स्टूडियो में, तो अगर मौका मिला तो व्हाई नॉट। मतलब कि सही है, आपने भी सोच के रखा है ना कि एग्जैक्टली किधर जाना है। दीज आर द टू प्लेसेस एक्चुअली जहाँ जब आप बहुत ज़्यादा आपका रिच एक्सपीरियंस हो चुका होता है तो आप यू आर पिक्ड अप, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप भी पिकअप हो जाए। क्या सुनाएंगी अभी? इंशाल्लाह अब मैं एक आसिम अजहर का सॉन्ग है, उसकी स्टार्टिंग सुना देती हूँ, कोक स्टूडियो का है वो भी। तो आप सुनती भी ज़्यादा पाकिस्तानी सिंगर्स हैं, आसिम अजहर, नाज़िया हसन जो भी आप गा रही हैं? बोथ, हाँ एग्जैक्टली। नाज़िया हसन मेरी इंस्पिरेशन है, मुस्तफ़ा जाहिद, आसिम अजहर, इनको मैं बहुत ज़्यादा सुनती हूँ। चले, वंडरफुल, प्लीज़ शानज़े गाना सुनाएं। बातें तेरी करते हुए थक के सो जाती हूँ, सिरहाने आसमां जाने कहाँ मुड़ जाती है, देखते देखते तुझे ये गलियाँ तेरी तरह खुशबू चले, बातें हमारी तरह रातों से मिले, सुनी नहीं ज़माने ने तेरी मेरी कहानियाँ, कर दे कोई नवाज़िशे करम मेहरबानियाँ। बहुत खूबसूरत, ये तो मोमिना मुस्तहसिन वाला पार्ट आपने गाया। हाँ, बड़ा ही बहुत ही अच्छा, और दिस इज़ अ ब्यूटीफुल सॉन्ग एक्चुअली, कोई भी गा ले तो हमें बड़ा ही अच्छा लगता है। बेस्ट ऑफ लक टू यू शानज़े इन ऑल दैट यू डू, और आपकी जो ड्रीम है वो ज़रूर पूरी हो। और अफसोस होता है ना कि हम अमल वाक़े पे कितनी बात कर चुके हैं, सैकड़ों प्रोग्राम्स कर चुके हैं पाकिस्तान के, लेकिन सबसे बड़े शहर में आम शहरियों के लिए
सेहत की सहूलियात का मयार किस दर्जे पे है? ताज़ा तरीन वाक़या आप सुनिए। कराची में ट्रैफिक हादसे में ज़ख्मी नौजवान 4 अस्पतालों में इलाज के लिए भटकने के बाद जान से हाथ धो बैठा। अब क्या ये कहानी थी, ये हम जानते हैं। द न्यूज़ के कॉरेस्पॉन्डेंट हैं वकार भट्टी हमारे साथ मौजूद है। वकार, व्हाट रियली हैपेंड और कहाँ कहाँ ये लड़का इसको लेके गए, इसके लवाहिकीन, और क्या क्या रिस्पॉन्स आया वहाँ से? जी देखें, ये वाक़या 12 सितंबर की रात का है। ये एक 17 साला नौजवान था आरिफ हाशिम, जो कि अपने किसी अजीज़ के घर जा रहा था अपनी बाइक पे। सबसे बुरी बात जो एक ही बुरी बात जो उसकी थी वो ये थी कि उसने हेलमेट नहीं पहना हुआ था। ये लियाकताबाद फ्लाईओवर पर उसका एक्सीडेंट हुआ है, किसी गाड़ी ने उसको हिट किया और भाग गए वो लोग। उसके बाद ये वहाँ गिर गया, इसको सर पे शदीद चोट लगी। वहाँ से कुछ नौजवान और गुजर रहे थे मोटरसाइकिल वाले, उन्होंने उसको उठाकर वो उसको करीबी वाक़ एक छोटे से मैटरनिटी होम में ले गए। वहाँ पे चूँकि कोई सहूलत इस तरह की नहीं थी और ऑब्वियसली वहाँ पे नहीं थी, उन्होंने इसको रेफ़र कर दिया ज़ियाउद्दीन अस्पताल, जो कि शहर का एक बड़ा टर्शरी केयर अस्पताल है। अमल एक्ट के तहत ज़ियाउद्दीन अस्पताल को इस बच्चे को, इस नौजवान को ट्रीटमेंट देनी थी, स्टेबलाइज़ करना था। उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसकी गर्दन में एक कॉलर लगाया और उसका एयरवे क्लियर करने के लिए एक ट्यूब डाली, और वो जो नौजवान उनके साथ आए हुए थे उनसे कहा कि इसको अब्बासी शहीद अस्पताल ले जाएं। अब्बासी शहीद अस्पताल कराची का सबसे बड़ा लेकिन तबाह हाल तरीन अस्पताल है। रात 9 बजे के बाद वहाँ पे CT स्कैन की फैसिलिटी नहीं होती। वहाँ पे जो न्यूरो सर्जरी का डिपार्टमेंट है वो 6 महीने से बंद है। जब इस नौजवान को वहाँ ले जाया गया है तो वहाँ के CMOs ने कहा कि ये हमारे पास तो ना CT स्कैन की फैसिलिटी है और ना हमारे पास न्यूरो सर्जरी की फैसिलिटी है। तो उन्होंने बग़ैर हाथ लगाए, उसको बग़ैर टच किए, इसको जो है ईदी की एम्बुलेंस में डाल के उन्होंने जना भिजवा दिया। अब देखिए, कोऑर्डिनेशन कोई नहीं थी, जना अस्पताल वालों को कुछ पता नहीं था कि आगे क्या होने जा रहा है एमरजेंसी में। जना अस्पताल में जब ये नौजवान लेके आया गया ईदी वालों की जानिब से, तो इसको एमरजेंसी के अंदर ही नहीं दाखिल होने दिया गया। क्यों? हाँ, उसकी वजह ये है कि देखें, ये अनअटेंडेड था, इसके साथ कोई अटेंडेंट नहीं था और ये अननोन था। होता ये है कि देखें, कराची के किसी भी सरकारी अस्पताल में अगर आपके साथ अटेंडेंट नहीं है तो जो अमला है वो तो आपकी तमाम ज़रूरियात पूरी नहीं कर रहा होता। वो प्रायोरिटी भी नहीं देगा ना आपको, बाकियों को देगा जिनके साथ कोई अटेंडेंट आया होगा जो उसके लिए लड़ रहा होगा। जी हाँ, देखिए, ये ऑटोमेटिक सिस्टम नहीं है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ फ़र्ज़ करें कि अगर मैं ज़ख्मी हो जाता हूँ और मुझे कोई उठा के जना अस्पताल ले जाता है, वो आपको अटेंड नहीं करेंगे। वो अटेंड इसलिए नहीं करेंगे कि बहुत सारी आपको चीज़ें चाहिए होती हैं, आपको दवाइयाँ, वो कौन ला के देगा मुझे। जना अस्पताल की जो इमरजेंसी है उसके अंदर CT स्कैन और रेडियोलॉजी की फैसिलिटी नहीं है, तो वो आपको लेके जाना पड़ता है काफ़ी दूर रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में। वो कौन लेके जाएगा? स्टाफ वहाँ का लेके जाने को तैयार नहीं होता, डॉक्टर और नर्सेस खुद थोड़ी करेंगी ये। तो इसलिए अनअटेंडेड के लिए जो SOP है, अनरिटन वर्बल SOP है कि आप इस तरह का पेशेंट नहीं लेंगे। यही उस बेचारे के साथ हुआ, आरिफ हाशिम के साथ, उसको नहीं लिया गया। ईदी का ड्राइवर जुनेद और वहाँ पे जो ईदी के एक इंचार्ज हैं अरसलान, वो काफ़ी देर तक कोशिश करते रहे। उन्होंने काफ़ी उनको कन्विंस करने की कोशिश की कि ये मर रहा है बेचारा, इसके सर पे चोट लगी है, आप इसको ट्रीटमेंट तो दें, लेकिन उसको अंदर ही नहीं दाखिल होने दिया गया और उसको कहा गया कि इसको रेफ़र बैक करें आप अब्बासी शहीद हॉस्पिटल। तो ये वापस अब्बासी शहीद हॉस्पिटल आया है। मैं अब्दुल्ला आपको बताऊँ, मेरे पास उसकी आखिरी मोमेंट की एक वीडियो है 9 सेकंड की, जब वो मर रहा था। उन्होंने ये वीडियो रिकॉर्ड की, जो ईदी का स्टाफ है उन्होंने रिकॉर्ड की और वो वीडियो मौजूद है। आप अगर वो वीडियो देख लें, मैं तो कम से कम 2 दिन से 2 रातों से मैं सोया नहीं हूँ और मुझे उसकी तड़पने की जो मनाजिर हैं वो मुझसे भूलते नहीं हैं। तो 3 बड़े अस्पताल, एक प्राइवेट और 2 सरकारी टर्शरी केयर अस्पताल, उन्होंने एक नौजवान को, ये ऐसा नहीं है कि ये सब बुरा होता है, लेकिन ये एक जान जो गई है, इस जान का जो खुमियाजा है ये इनको भुगतना चाहिए। ये हेल्थ डिपार्टमेंट की एक इंक्वायरी में ये प्रूव हुआ है। ये इंक्वायरी इस वक्त सेक्रेटरी हेल्थ सिंध काजिम जतोई साहब और डॉक्टर अजरा पिचो जो सिंध के हेल्थ मिनिस्टर हैं उनके पास मौजूद है। ये मैं उनसे अपील करूँगा, मैं आपके तवस्सुत से, कि इसको खुदारा इसको देखें, उनके किसी अपने अजीज़ के साथ, उनके अपने साथ। हमेशा क्यों बच जाते हैं वकार? ये अमल का वाक़या हो, तब उसमें भी बच गए थे, जो अस्पताल जिम्मेदार था उसको फराहम करने का मदद।
इसमें भी वी आर 100% श्योर कि ना ज़ियाउद्दीन के खिलाफ कुछ होगा कि उन्होंने उसे ट्रीट नहीं किया, ना जिन्ना अस्पताल, वो तो और बड़ा मुजरिम, सरकारी अस्पताल है, आवाम की फलाह के लिए बैठे हुए हैं। सबसे बड़ा सवाल है वो अमल का पूरा एक किस्सा बना, उसके बाद वो अमल एक्ट आया, वो ये क्या बस पेपर पे रखने के लिए होती है, कोई फ्रेम करके लगाने के लिए इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, कोई तो पकड़ होना है। ये क्या हरकत है कि अटेंडेंट नहीं है तो आपको कोई नहीं अटेंड करेगा? देखिए अटेंडेंट भी आ ही जाएगा, फोन करेंगे, कुछ करेंगे तो आ ही जाएगा कोई। नहीं देखिए, इसमें तो और बदकिस्मती जो हमारे माशरे की है, वो उस बेचारे का फ़ोन चुरा लिया गया। जब वो गिरा, जब वो ज़ख्मी हुआ तो उसका फ़ोन चुरा लिया गया, पहली बात। उसका बटवा जिसमें उसके आइडेंटिटी पेपर्स थे, जो भी उसके पास, वो भी चुरा लिया गया। हमेशा यही होता है। उसके पास से कुछ नहीं निकला। जब उसका फ़ोन जो है वो कुछ हसास अदारों ने ट्रैक किया, क्योंकि उसका एक रिश्तेदार जो है वो एक सरकारी इदारे में काम करता है, तो वो उसका फ़ोन जो है जिस वक्त चेक किया गया, ट्रैक किया गया, तो वो अजीज़ाबाद 8 नंबर में कहीं बंद हुआ था जाके। तो एक तो वो बेचारा अकेला है, उसके साथ कोई नहीं है, वो मर रहा है, ज़ख्मी है, उसके पास कोई आइडेंटिटी पेपर्स नहीं है, क्योंकि वो सारी चीज़ें वहाँ पे मौजूद जो हमारे लोग हैं, मैं क्या कहूँ उनको, उन्होंने चुरा लिए। हम सारे ऐसे, मेरा तो इस पे हम खुद ही ऐसे। मजीद कोई डिस्कशन भी हम क्या करेंगे, उसको भी याद रखें जो उस बच्चे को मार के भाग गया। जी हाँ, मतलब लेट्स नॉट फॉरगेट दैट कि जिसके साथ एक्सीडेंट हुआ है उसने देखा है कि एक बंदा गिर गया है और वो भाग गया। जी हाँ, ये हिट एंड रन तो ये भी पहली बेहिसी तो यहाँ से शुरू होती है। दूसरी बेहिसी, कोई हमारे पास सेफ सिटी कैमरे तो है नहीं, कोई कैमरे है नहीं। दूसरा ये कि वो बेचारा, उसकी चीज़ें चुरा ली गई, आइडेंटिफिकेशन नहीं। अगले दिन रात में जब वो घर नहीं आया वापस, उसका फ़ोन बन जा रहा था, तो उसकी वालदा और बहनों को तशवीश हुई, क्योंकि वो अपनी पुप्पी गया था और अगले दिन इतवार था, तो उन्होंने सोचा कि देर से सो के उठा होगा, कहीं गया होगा, और वो कोशिश करते रहे। अगले दिन इतवार को जब उसकी कोई खैर खबर नहीं आई, तो तब उन्हें पता चला कि जी ये तो मिसिंग है। और उसके बाद जब तलाश शुरू की गई तो वो रात गए कहीं जाके, उसकी बॉडी का ईदी सेंटर में पता चला। देखिए, मैं यहाँ पे 2-3 चीज़ें, ये मैं कई जगह पे ये मैं बात कर चुका हूँ, मैंने स्टोरी भी की है, जियो पे, दी न्यूज़ में, जंग में आई है। पहली बात तो ये है कि खुदारा जो आप अपने जो लोग मोटरसाइकिल चलाते हैं, लड़के, नौजवान, बड़े, एक तो हेलमेट पहने। हेलमेट आपकी सेफ्टी, आपकी जो अमवात हैं वो 50% कम हो जाती हैं। और ये वैसे तो एलिजिबल ही नहीं होगा, 17 साल के कम उम्र नौजवान चला रहे हैं। हुमा परसों में जा रहा था, ब्रिज के ऊपर जा रहा था, 18 मोटरसाइकिलें लड़के लेट के चला रहे थे ब्रिज के ऊपर, जिसपे गाड़ी चलाते हुए हम डर जाते हैं क्योंकि इसमें इतने कर्व्स हैं। मतलब वहाँ से भी कोताही है, हर तरफ से कोताही है। दे आर इनवाइटिंग एन एक्सीडेंट। इनको तो वैसे ही अपने घरों से भी 2-4 चपेड़े पड़ जानी चाहिए फॉर डूइंग समथिंग लाइक दिस। लेकिन उसके बाद का ये किस्सा तो बहुत ही, खैर ये आई एम नॉट सेइंग कि ये कोई ओवर स्पीडिंग कर रहा था, इसने हेलमेट नहीं पहनी हुई थी, लेकिन वो भी लड़के हमारे नजर आते हैं, खड़े हुए चला रहे हैं, वन व्हील पे चला रहे हैं, लेट के चला रहे हैं। भाई इसमें कौन सा एड्रेनलिन रश है? देखिए, लाहौर में ये होता था, वन व्हीलिंग होती थी, वहाँ पे रेसिंग होती थी, सब बंद हो गया बहुत ज़्यादा। लेकिन लाहौर की इंतजामिया ने इसके ऊपर कर्व किया, वहाँ पे बहुत क्रैकडाउन हुआ। लेकिन कराची में ये कराची में बहुत कुछ होने की जरूरत है। ये जो जिन्ना अस्पताल ने किया है, जो ये और अस्पतालों ने किया, ये माफ नहीं किया जा सकता, बिल्कुल नहीं किया जा सकता। बहुत शुक्रिया आपके नजर आने का। थिंक अबाउट दिस वन, चेंजेस नीड टू बी मेड। हम आपसे कल मिलेंगे।